नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की क्लासेस में। तो आओ फटाफट, हम लोग क्या शुरू कर रखा है चैप्टर, कौन सा? कैपिटल गेन का चैप्टर हम लोग कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था एक बार फटाफट उसको रिवाइज करेंगे, फिर आज कुछ नए कॉन्सेप्ट देखेंगे और आज कोशिश करेंगे कि आपकी एग्जामिशंस भी शुरू करवाऊं। कैपिटल गेन वाली जो 54 ईसी वाली एग्जामिशंस हैं वो भी हम लोग आज दो तीन जरूर 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 कोशिश करेंगे कि वो जरूर करें। ठीक है, चलो आओ फटाफट। किसी को कोई डाउट हो तो, कई बच्चों के डाउट आए थे लास्ट क्लास में तो सॉल्व हो गए। थोड़ा ध्यान दिया करो क्लास में, जब भी बैठो तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि भैया जो जो मैं क्लास में पढ़ाऊं वो एकदम फुल्ली फोकस्ड होके आपको सुनना है। अब बच्चे डाउट पूछते हैं, सर ये क्या होता? मैंने कहा बच्चे देखो, मैंने आपको ऐसे समझाया था, ऐसे समझाया था, ऐसे समझाया था। फिर बच्चा कहता हाँ सर अब क्लियर है। तो कोशिश क्या करो कि समझ पाओ, नहीं तो फिर देखो हम तो बैठे ही हैं, अपना तो काम ही है डाउट सॉल्व करने का। चलो तारीख क्या है आज? तारीख होगी सर 19th ऑफ Feb, 19th ऑफ Feb 2024, 19 फरवरी 2024। चलिए आइए फटाफट देखते हैं एक बार कैपिटल गेन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था सर? लास्ट क्लास में हमने इंडेक्सेशन के बारे में आप लोगों को बतलाया था। इंडेक्सेशन के बारे में बतलाया था कल। हाँ जी सर, इंडेक्सेशन के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, कुछ एग्जाम्पल्स किए थे सबसे पहले हमने। हाँ सर, कल हमने सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, फिर इंडेक्सेशन के बारे में बात की थी। इंडेक्सेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, एक बार अपनी बुक निकालो और कल की नोटिंग निकालो। कल जो भी मैंने बताया था एक बार मैं उसको फटाफट दोबारा से रिकैप दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को जब भी इंडेक्सेशन लगाओगे, आप लोग जब भी इंडेक्सेशन लगाओगे तो वो दोनों पर लगाओगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पर भी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर भी। इंडेक्सेशन का फॉर्मूला क्या था? COA मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 for 2001 whichever is higher multiply by CII for the year of transfer divided by CII for the year of परचेज। ठीक है जी, अगर वो परचेज मेरी 2001 से पहले की है, 1/4/2001 से पहले की है, तो उस केस में CII क्या लेते थे वहां पर? 100। अगर वो मेरे को गिफ्टेड मिली है, अगर वो मेरे को गिफ्ट में मिली है, तो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की लूंगा कि नहीं लूंगा? लूंगा सर। बहुत बढ़िया। टाइम पीरियड कहां से कैलकुलेट करूंगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है? अगर मुझे कोई एसेट गिफ्ट में मिली है सर, प्रीवियस ओनर के टाइम पीरियड से। बहुत बढ़िया। इंडेक्सेशन कहां से लूंगा सर? इंडेक्सेशन में दो बातें निकल कर आती हैं, बहुत अच्छे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी। एक तो नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन और एक मंजुला जे शाह। हाँ जी, आओ फटाफट। नॉर्मल प्रोविजन क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रोविजन ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 for 2001 मल्टीप्लाई बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड बाय SSC। मतलब अगर मुझे कोई गिफ्ट में मिली है तो मैंने कब से वो एसेट होल्ड की है, वहां से मैं CII कैलकुलेट करूंगा। लेकिन मंजुला जेशा कहती है कि आपको CII भी प्रीवियस ओनर से ही कंसीडर करना चाहिए। ये कुछ हमने कल एग्जांपल्स किए थे इनके। हाँ जी सर, चलिए उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स मंजुला जेशा भी हो गया। बुक पर आइए। हमने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था राइट शेयर और बोनस शेयर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। राइट शेयर और बोनस शेयर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? बोनस शेयर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी सर? हम चेक करेंगे कि वो बोनस शेयर हमें कब मिले हैं। अगर वो बोनस शेयर हमें बिफोर 1/4/2001 मिले हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लूंगा बोनस शेयर के लिए। अगर वो बोनस शेयर मुझे ऑन और आफ्टर 1/4/2001 मिले हैं तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूंगा? मैं नील लूंगा। किन के लिए? बोनस शेयर के लिए। राइट शेयर की अगर मैं बात करूं, राइट शेयर में जो भी मैंने कंपनी को पे किया वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट होगा,
और उसके साथ साथ अगर किसी से मैंने राइट रिनाउंस करवाया था तो जो भी मैं उस बंदे को पेमेंट करूंगा वो भी उसमें इंक्लूड होगा, मतलब इशू प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ द राइट। अगर कोई खाली राइट में ले रहा हूं तो उसकी ऑलवेज नील होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और वो जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। इंडेक्सेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर और बोनस शेयर। आपको जो इंडेक्सेशन मिलेगी वो कब से मिलेगी? राइट शेयर और बोनस शेयर की अलॉटमेंट डेट से। कल हमने आप लोगों के साथ एक एनहांस कंपल्सेशन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स का मतलब गवर्नमेंट आपसे कंपल्सरी एक्वायर कर रही है। हाँ जी सर, उसमें दो चीजें निकल कर आई थी, एक इनिशियल कंपनसेशन, एक एनहांस कंपनसेशन। इनिशियल कंपनसेशन कब टैक्स होता है? जब भी मुझे इनिशियल कंपनसेशन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी मैं उस साल में टैक्स कर दूंगा। इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा? सर जिस भी साल में वो कंपल्सरी एक्वायर हुई थी वहां तक इंडेक्सेशन मिलेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक मिलेगा? जिस भी साल में वो कंपल्सरी एक्वायर हुई थी पीरियड ऑफ होल्डिंग वहीं तक मिलेगा। ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद आया था एनहांस कंपनसेशन। एनहांस कंपनसेशन कब टैक्स होगा? सर एनहांस कंपनसेशन जब मिला तब टैक्स होगा, जब मिला तब टैक्स होगा। इसमें खास बात निकल कर आई थी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा क्या लेंगे? नील, क्योंकि आप ओरिजिनल जो कंपनसेशन मिला है आप उसमें ये चीजें ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन अगर यहां पर आपका कुछ लीगल एक्सपेंस, लिटिगेशन एक्सपेंस हुए हैं तो वो आपको हो जाएंगे अलाउड। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, उसके बाद मैंने बताया था जो भी इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, एनहांस कंपनसेशन पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल का हो जाएगा। आईएफओएस में डिडक्शन मिल जाएगी 50% की। अगर आपकी कोई भी एसेट एक्वायर हुई है RFCTLARR एक्ट 2013 में तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। टीडीएस किसका कटेगा? 194 LA एट द रेट 10% if amount exceeding 2.5 lakh in a financial year. Enhanced compensation received in installment taxable when received. इनिशियल कंपनसेशन अगर इंस्टॉलमेंट में रिसीव होता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है जिस साल में वो पहली बार मिला था। बट एनहांस कंपनसेशन जब जब मिलेगा तब तब टैक्स होगा। यहां तक कंप्लीट था? हाँ सर, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, कैपिटल गेन इन केस ऑफ ए डीम्ड सेल ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला है, इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला है तो उस केस में क्या करेंगे आप? बोलिए फटाफट। सर जब भी हमें इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलेगा तो जो भी हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी वो मेरा क्या हो जाएगा? सेल कंसिडरेशन। और बदले में अगर कोई एसेट मिली तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को भी हम ऐड कर कर चलेंगे सेल कंसिडरेशन में। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक लेंगे? जिस साल तक वो एसेट डिस्ट्रॉय हुई। या फिर इंडेक्सेशन कब तक लगाऊंगा? जिस साल तक वो एसेट डिस्ट्रॉय हुई। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, दैट मींस जब मुझे कंपनसेशन मिल जाएगा उस साल में मैं टैक्स करूंगा। क्या मेरा ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी और इंडेक्सेशन अलग अलग साल का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंपनसेशन रिसीव हुआ फॉर स्टॉक तो टैक्सेबल इन PGPP। बोलिए जी, यहां तक बोलिए, कोई डाउट हो? हम लोगों ने जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था वो एक बार फटाफट क्विक गो थ्रू कर लिया है। ठीक है, ठीक है जी, आइए। पानी गिर गया, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलिए फटाफट बताइए। चले जी सर। आइए, सबसे पहले आज हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। देखिए होता क्या है, होता कुछ इस प्रकार है कि कुछ कैपिटल एसेट्स होती है जिनको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? स्टॉक इन ट्रेड में। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे एक आईसीआई के मॉड्यूल में क्वेश्चन है जिसमें एक फ्लैट प्लॉट ऑफ लैंड है, उस पर उन्होंने बिल्डिंग बनाई,
प्लॉट ऑफ लैंड क्या था मेरा, कैपिटल एसेट्स थी, उस पर बिल्डिंग बना के उसमें फ्लैट्स बना दिए और वो फ्लैट हम एज ए बिजनेस सेल कर रहे हैं, तो वो किस में, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। या फिर पहले आपके पास 5-6 कारें थी, आपके पास पूरी कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगी, नहीं, ज्वेलरी थी आपके पास, आपने क्या किया, बहुत सी ज्वेलरी थी आपके पास, कैपिटल एसेट्स थी, आपने ज्वेलरी को अलग 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 छोटी छोटी ज्वेलरी बनाकर बेचना शुरू कर दिया, दैट मींस कैपिटल एसेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। तो इसमें हम लोग कुछ बातें ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कब आएगी। देखिए कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, लेकिन टैक्सेबल कब होगा सर, टैक्सेबल तब होगा जब स्टॉक इन ट्रेड मेरा बिक जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, सरकार भी इतनी वो नहीं है, क्रूर नहीं है कि आपसे टैक्स लिया जाए कोई भी आपकी जेब में पैसा आए बगैर। तो पहले आपकी जेब में पैसा आना जरूरी है, उसके बाद ही सरकार आपसे टैक्स मांगेगी। तो अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं कैपिटल एसेट्स, मान लीजिए मैंने आज कोई भी मेरी कैपिटल एसेट्स थी वो कन्वर्ट कर दी स्टॉक इन ट्रेड में, तो क्या सरकार का हक बनता है। देखिए ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर है अगर आप कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड में, बट टैक्सेबिलिटी नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि माल तो मेरा बिका ही नहीं है, मेरे पास पैसा आया ही नहीं है। सेम इंश्योरेंस वाला, सेम एनहांस कंपनसेशन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, सेम वही लगेगा। तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कब आएगी, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी तब आएगी ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, ट्रांसफर्ड एंड नॉट इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तब उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, जब आप उसको बेच रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड को इन बिजनेस, तब उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक लेंगे, ऑब्वियसली डेट ऑफ कन्वर्जन तक का लेंगे। इंडेक्सेशन कब तक की लेंगे, ऑब्वियसली कन्वर्जन तक का ही मैं लेकर चलूंगा। सर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग किस लिए काम आती है, पीरियड ऑफ होल्डिंग काम आती है बच्चे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, कि एसेट शॉर्ट टर्म थी कि एसेट लॉन्ग टर्म थी, बात समझना जी, ठीक है। तो सेल कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, इसकी सेल कंसिडरेशन क्या होगी। देखिए बाई चांस मान लीजिए आज आपने कोई कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट कर दी स्टॉक इन ट्रेड में, आज कन्वर्ट तो कर दी क्या, लेकिन आपको लगता है वो स्टॉक इन ट्रेड आपका आज ही बिक जाएगा, अगले 2 दिन में बिक जाएगा, 2 महीने में बिकेगा, 2 साल में बिकेगा, 20 साल में बिकेगा, आपको नहीं पता, हु नोस, डोंट नो। तो उस केस में इन्होंने कहा कि देखिए जब वो बिकेगा तो उसमें पीजीबीपी की भी इनकम आएगी, लेकिन सेल कंसिडरेशन, एक बात बताइए मुझे, आज कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट कर दी स्टॉक इन ट्रेड में, हाँ जी, अब वो कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट किया आपने स्टॉक इन ट्रेड में, तो मुझे कैपिटल एसेट का कैपिटल गेन तो निकालना पड़ेगा। स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होने के बाद बिका, फिर तो पीजीबीपी की भी इनकम है, टैक्स मैं उसी साल में करूंगा जब वो बिकेगा, लेकिन टैक्स निकालूंगा भी तो सही, निकालूंगा भी तो सही। सर कब निकालोगे, जिस साल में वो बिक जाएगा। वैल्यू क्या लोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे, सेल प्राइस क्या लोगे। तो इस केस में हम सेल प्राइस वो लेते हैं जिस दिन मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, जिस दिन मैं कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहा हूं स्टॉक इन ट्रेड में, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को मैं मान लूंगा सेल प्राइस, और इस सेल प्राइस को मैं कब टैक्स करूंगा, जिस साल में कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड मेरा सेल हो गया। आओ जी, कॉन्सेप्ट खत्म, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। सेल कंसिडरेशन कब, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे, बाई चांस मान लीजिए ये आपका एक घर था, आपने इसको तोड़कर यहां पर एक बड़ी बिल्डिंग बना दी, इस बिल्डिंग में आपने मल्टीपल फ्लैट्स बना दिए, ये फ्लैट्स आपने बेचने शुरू कर दिए। जब आप इन फ्लैट्स को बेचेंगे तो ये हो गया कन्वर्जन। जब भी ये फ्लैट सेल होंगे उस साल में मैं क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा तो तभी आया है। लेकिन ये बिकेंगे तो मेरा पीजीबीपी की भी इनकम होगी, हाँ जी सर, लेकिन यहां पर
कैपिटल एसेट्स आपने कन्वर्ट की थी स्टॉक इन ट्रेड में, हाँ जी, तो उस केस में जिस दिन आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगी एसेट की, चाहे घर भी हो सकता है, इसकी जगह पर क्या हो सकता है, ज्वेलरी वगैरह भी हो सकती है, मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट किया जाता है स्टॉक इन ट्रेड में, किया जा सकता है। तो जिस दिन आप इसको कन्वर्ट करेंगे उस दिन की मैं फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा इसको क्या करने के लिए, कन्वर्जन के लिए। चलो, पीजीबीपी की इनकम कौन सी होगी, सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जितने में भी ये सेल हुए हैं वो वैल्यू ले लेंगे, माइनस करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, बोलिए, पीजीबीपी की इनकम। और इस फेयर मार्केट वैल्यू में से इसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, कैपिटल गेन। हाँ जी, इधर ध्यान दो, फोकस इधर, मेरा ये स्टॉक इन ट्रेड था, ये मैंने बेच दिया, जितने में भी ये बेचा वो मेरी सेल प्राइस होगी। इस सेल प्राइस, इस एसेट की कॉस्ट क्या है, इस एसेट की कॉस्ट है जो मैंने यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू लगाते हुए इस पर कैपिटल गेन पे किया था, इस पर कैपिटल गेन पर टैक्स पे किया था। हाँ जी, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सेल प्राइस इसका माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर कहूं परचेज प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कॉस्ट, जो भी निकलेगा दिस माइनस दिस, ये क्या निकल कर आएगा, पीजीबीपी की इनकम। अब मुझे निकालना कैपिटल गेन, तो दिस माइनस इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसकी कॉस्ट ओरिजिनल जो एसेट थी आपकी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करवा दूंगा, मेरा आ जाएगा कैपिटल गेन। यस और नो, यस सर। इफ देर इज ओनली पार्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड, अब बाई चांस मान लीजिए पूरे फ्लैट ना बिके हो, मान लीजिए इसमें से 3 बिके हो, तो फिर प्रोपोर्शनेटली 3 की वैल्यू यहां पर कैपिटल गेन में टैक्स कर देंगे, यहां पर पीजीबीपी में टैक्स कर देंगे। इस पर वो कंपनसेशन वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि इनिशियल कंपनसेशन में 1 रुपया भी मिल गया तो फुल कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगेगा। यहां पर प्रोपोर्शनेटली बेसिस पर काम चलता है, जितने प्रोपोर्शनेटली फ्लैट बिके प्रोपोर्शनेटली उतना मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करके टैक्स कर दूंगा। If there is only part of stock sold, then only part capital gain shall arise in the year of stock in trade sold. CBDT circular, exemption under section 54 EC, अभी मैं आज पढ़ाऊंगा कि exemption under section 54 EC for the period of 6 months shall calculate from the date of sale of stock in trade। देखिए क्या कहता है 54 EC, आज हम मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे, अगर आज नहीं हो पाया तो मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं। 54 EC कहता क्या, 54 EC किसके लिए, बॉन्ड्स के लिए है, बॉन्ड्स के लिए 54 EC। और वो कहता है कि जब भी आप कोई भी एसेट सेल करते हैं, तो अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में स्पेसिफिक बॉन्ड दे रखे उन्होंने, इलेक्ट्रिफिकेशन वाला, रेलवे वाला, हाईवे वाला, अगर आप उन बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब भी आपने कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर की उसके 6 महीने के अंदर अंदर 54 EC के बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बात समझना, उतने की आप डिडक्शन क्लेम, एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, उतने से कम फिर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे, समझे सर। लेकिन नॉर्मल प्रोविजन क्या कहता है, नॉर्मल प्रोविजन ये कहता था कि जब भी आप 54 EC के बॉन्ड्स में डिपॉजिट करवाएंगे तो 6 महीने आप कंसीडर करेंगे वहां से जहां से आपने ट्रांसफर किया। लेकिन इस केस में हो सकता है ट्रांसफर 4 साल पहले हुआ हो सकता है कन्वर्जन 4 साल पहले हुआ हो, लेकिन सेल 4 साल बाद हुआ हो। तो जिस भी साल में आप सेल करेंगे, उसने बोला ना फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जिस भी साल में आप सेल करेंगे उस साल में आप 54 EC में जमा करवा सकते हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे भी वही रीजन था कि जब आपके हाथ में पैसा होगा तभी तो आप 54 EC में डिपॉजिट करवाएंगे, उससे पहले आप कहां से करवाएंगे। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स, रिवर्स अगर आप कर रहे हैं, दैट मींस स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया आपने कैपिटल एसेट्स में। कोई बिल्डिंग थी आपकी, स्टॉक इन ट्रेड थी, बिजनेस था आपका, वो चल ही नहीं रहा, आपने उठा के अपना घर बना दिया, सिंपल कैपिटल एसेट्स बना दी। तो जब भी आप इसको कैपिटल एसेट्स बनाएंगे तो फेयर मार्केट वैल्यू, हाँ जी ध्यान देना, फेयर मार्केट वैल्यू
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन शैल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी। जिस भी दिन आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो भी आपका स्टॉक था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, पीजीबीपी की इनकम कंसीडर करेंगे। फटाफट एक बार जल्दी से गो थ्रू करके इसको दिमाग में बैठाओ जल्दी से, फिर इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूं आपको, बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूं। फटाफट एक बार दिमाग में बिठाओ इसको। आया समझ में, चले आगे। चलिए इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये क्या क्या सर ने बताया वो प्रैक्टिकली लगा कर देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर एक बार आप लोग देखेंगे। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। चलिए क्वेश्चन दिस, एक्स परचेज्ड gold ornaments of 1 lakh on 4th of January 2009 फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए उसने 1 लाख रुपए के गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदे 2009 में। ऑन 12th of January 2015 he started a business of dealing in jewelry and converted gold into stock in trade। उसने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए 1 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी थी 2015 में, मोटा मोटी 6 साल के बाद वो आया और उसने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड ऑर्नामेंट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वाज 5 लाख। वो 1 लाख का गोल्ड कितने का बन गया था, 5 लाख रुपए का। दीज गोल्ड ऑर्नामेंट्स वर सोल्ड इन 23-24 फॉर 6 लाख रुपीज। 6 लाख के लिए उसने वो बेच दिए ऑर्नामेंट्स। कंप्यूट द कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम। सबसे पहले आप इसकी कैपिटल गेन की इनकम निकालेंगे, फिर इसकी बिजनेस इनकम निकालेंगे। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर हेल्ड बाय एसएससी टिल 31 मार्च 2024। अगर वो होल्ड करके रखता है तो 31 मार्च को उसकी क्या वैल्यूएशन, क्या टैक्सेबिलिटी आएगी। एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, देन आई विल सॉल्व फॉर यू। फटाफट एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। First you should try।
चलिए हम आगे से हट जाते हैं आपके। फटाफट करिए। खुद से ट्राई करो एक बार, फिर देखते हैं इसमें आगे क्या है आपके लिए खास कुछ। सौरभ इसका चार्जर भी दो एक बार। हाँ जी, देखिए फटाफट एक बार, कितने की फेयर मार्केट वैल्यू है। सबसे पहले पीजीबीपी की इनकम निकाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट ट्रांजैक्शन पीजीबीपी के 6 लाख रुपए का उसने क्या कर दिया, वो बेच दी। सेल वैल्यू क्या होगी, 6 लाख रुपए। परचेज वैल्यू क्या होगी, जो हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन लेंगे, सेल प्राइस लेंगे, किसके लिए, कैपिटल गेन के लिए, वो इसकी क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस। देखो तो फिर 6 लाख माइनस 5 लाख, 1 लाख रुपए का क्या हो गया इसका कैपिटल गेन, ओ सॉरी पीजीबीपी की इनकम। देखिए फटाफट देखिए, उतारिए एक बार जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम। सेल वैल्यू कितना है सर, 6 लाख रुपए, माइनस परचेज वैल्यू कितनी है सर, 5 लाख रुपए। पीजीबीपी की इनकम कितनी आई, सर 1 लाख रुपए। ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ जी, चलो इससे आगे देखते हैं एक बार, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब मुझे बताओ, कैपिटल गेन निकालने के लिए आप इसका सेल प्राइस क्या लेंगे, सेल वैल्यू या फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे। मैंने क्या बतलाया था, इधर देखो फटाफट, सेल कंसीडरेशन क्या लेंगे, सेल कंसीडरेशन लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन की क्या फेयर मार्केट वैल्यू है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वाज 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए की इसकी वर्थ है। तो एक हिस्से का सेल प्राइस, मतलब कैपिटल गेन हिस्से का सेल प्राइस कॉस्ट बन जाता है बिजनेस के लिए। क्यों, क्योंकि बीच में पार्टीशन है, 5 लाख रुपए तक का तो मैं कैपिटल गेन में हिसाब कर चुका हूं। कैसे कर चुका हूं, यहां पर कर चुका हूं, कितना, 5 लाख रुपए, और इसीलिए मैंने परचेज वैल्यू ली 5 लाख, क्योंकि कैपिटल गेन में सेल प्राइस 5 लाख, इसीलिए पीजीबीपी की इनकम निकालते टाइम परचेज प्राइस ये हो जाएगा।
क्योंकि इसकी सेल प्राइस, ये टोटल माल बिका था 6 लाख में। अब इसकी कीमत क्या मानूं, जो मल्टीपल ज्वेलरी इसने बनाकर बेच दी स्टॉक इन ट्रेड में, उसकी परचेज क्या मानूं। परचेज हम ओरिजिनल नहीं ले सकते, ये मत बोलना कि सर इसकी जो परचेज 1 लाख रुपए में ली थी वो ले लो ना परचेज। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि वो तो मैं कैपिटल गेन में परचेज लूंगा ना। बिजनेस की ये परचेज थोड़ी है, बिजनेस की परचेज है हमेशा। एक एग्रीकल्चर में कॉन्सेप्ट आया था, याद करना, एग्रीकल्चर इनकम जब मैंने पढ़ाई थी तो आपको दो बिजनेस होते थे, एक एग्रीकल्चर इनकम और एक बिजनेस इनकम। तो हमने क्या बताया था आपको, जब भी आप शुगर केन को, गन्ने को फैक्ट्री में लेकर आ रहे हैं तो अपने दिमाग में दो पार्ट कर लिया करो। एक आदमी एक ही है, ऑनर एक ही है, बट अपने दिमाग में मान लो कि वो दो अलग अलग बिजनेस हैं। तो एक का जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी उसका वो खर्चा होगा, जो भी उसकी कॉस्टिंग होगी वो माइनस करवा दूंगा। किस में से जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी कन्वर्जन के डेट की। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। उसमें भी मैंने क्या बताया था, गन्ना मैंने लिया और गन्ने क्या मैंने चीनी बनाई। अब उसको मुझे बाइफरकेट करना था। कैसे बाइफरकेट करना था, मुझे एग्रीकल्चर इनकम अलग निकालनी थी, मुझे बिजनेस इनकम अलग निकालनी थी। तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया, मान लिया कि ये दो अलग अलग बिजनेस हैं, दो अलग अलग बिजनेस हैं, अलग अलग आदमी के हैं। मानो मानो किसान एक गन्ना बोता है, किसान ने गन्ना बो दिया, खर्चा लगा दिया, सारी चीजें। अब किसान, मान लो उस किसान ने उस फैक्ट्री वाले को वो गन्ना बेच दिया। अब एक्चुअल में तो बिका ही नहीं है, तो फिर एक्चुअल में नहीं बिका तो सेल प्राइस कैसे लूंगा एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए। वो मानते हैं हम उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन मैं उसको ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, अब इसकी सेल प्राइस में से किसान का जो भी खर्चा लगा था वो हटा दिया, कैपिटल वो आप गई, आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ गई। अब फैक्ट्री में आ जाओ। फैक्ट्री में जब गन्ने से मैंने चीनी बनाई और चीनी मार्केट में बिक गई तो सेल वैल्यू तो चीनी की आ गई। अब खर्चा क्या, खर्चा गन्ने की कॉस्ट, गन्ने की कॉस्ट क्या, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो किसान की सेल वैल्यू बनी थी। सेम यहीं पर कॉन्सेप्ट है। आपने कैपिटल एसेट ली, कैपिटल एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड की डेट वाली, वो ही मेरा जो स्टॉक इन ट्रेड बिका उस किसी सेल में से मैं माइनस करवा दूंगा। और कैपिटल गेन की सेल वैल्यू वो होगी जो मेरी कन्वर्जन की डेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी। तो दोनों को अपनी अपनी कॉस्ट मिलेगी। कैपिटल एसेट की तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज थी उसके पास, सेल वैल्यू उसने फेयर मार्केट वैल्यू ले ली। पीजीबीपी वाले के पास ओरिजिनल सेल प्राइस था जो मार्केट में बिका, कॉस्टिंग के लिए उसने फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी। सेल वैल्यू कितनी, 5 लाख। अब माइनस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर कहूं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जब बात आई 2009 में इसने क्या किया था, खरीदा था। 2009 में इसने खरीदा था। पीरियड ऑफ होल्डिंग 2009 से 2015 तक का ही लूंगा, क्योंकि उसने 2015 में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं 2009 में लेके 2010 में 2009 में लेके 2010 में कन्वर्ट कर देता तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आता, वो आता शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बेशक 2010 का माल 2024 में बिका, टैक्सेबिलिटी 2024 में आएगी, बट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, दैट मींस मुझे चेक करना है लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। 2009 से 2010 ही लेता। अब 2009 का आइटम 2009 का आइटम 2015 में कन्वर्ट हुआ है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। हाँ जी, अदर कैपिटल असेट्स के लिए टाइम पीरियड कितना था, 36 मंथ। हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है तो मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लग जाएगा। हाँ जी सर, खरीदा कितने में था सर, 1 लाख में। ठीक है, 348 ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो 348, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। 348 नो सर, क्यों, क्योंकि मैं इंडेक्सेशन उसी साल तक की लूंगा जिस साल में वो हुआ कन्वर्ट। देखिए जनाब यहां पर ये कन्वर्ट कब हुआ सर, ये कन्वर्ट हो गया 2015 में, जनवरी 2015 में, दैट मींस 14-15 में। तो 14-15 का इंडेक्सेशन निकालो फटाफट, 14-15 का इंडेक्सेशन निकालो।
14-15 का इंडेक्सेशन निकालो, 14-15 का इंडेक्सेशन निकालो। हाँ जी फटाफट निकालो, 14-15 का इंडेक्सेशन निकालो। सर 14-15 का इंडेक्सेशन ये रहा सर, 14-15 का 240। आओ जी 240, 240 लिख ले। हाँ जी 240 लिखो यहाँ पर। नीचे कितना लिखेंगे सर? परचेज के साल का, परचेज परचेज कब हुई थी? परचेज कब हुई थी सर? 2009 जनवरी में। तो मतलब 8-9 में, 8-9 का फटाफट देखो, 8-9 का, 8-9 का कितना आ गया? 137। हाँ जी सर 137। कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। देखिए 1 lakh multiplied by 240 divided by 137 comes to 1,75,182। माइनस करवा देंगे, जो भी बचेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन। और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा? 324 482 324 818। अब ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ये लीजिए फटाफट करिए एक बार, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। दो मिनट लगा के पूरा कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठाओ। 2 ही मिनट का समय। मैं पता है ऐसा क्यों करता हूँ कि मैं तुम्हें टाइम देता हूँ कि तुम दिमाग में बैठाओ। ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि अब बाई चांस आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वेल एंड गुड। एक बार और मैंने आपको टाइम दिया, आपने फिर समझ लिया, साथ में एक बार और समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, दिमाग में और क्लियरिटी आ गई। बाई चांस आपको नहीं समझ में आया, बाई चांस आपको नहीं समझ में आया, बच्चे क्या करते हैं 2.5 घंटे की क्लास को ना 3-3 घंटे 4-4 घंटे में पूरी करते हैं। क्यों? पॉज कर देंगे जहां मन किया, फिर आराम से, अच्छा ये, फिर वहां से ऑर्नामेंट की बात आई, मम्मी की ज्वेलरी है वहां रखी है, शादी में कितनी ज्वेलरी की जरूरत पड़ेगी, दीदी की शादी में ज्वेलरी। अब दिमाग चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम है, वहां से वहां, वहां से वहां, फिर सुनार के वहां पहुंच जाओगे, आपकी मार्केट में जो सुनार है। अच्छा उस दिन वहां पर वो अंकल बैठे थे, हाँ अच्छा वो कुछ कह रहे थे सीए के बारे में, हाँ उन्होंने कहा था मैं आर्टिकलशिप दिलवा दूँ, फिर आर्टिकलशिप पे चले गए, इतने साल की होगी उनको, मतलब समझ रहे हो लिंकेज कहाँ से कहाँ बनती चली जाएगी। तो मैं इसलिए टाइम देता हूं कि विद इन 1 या 2 मिनट में आप इसको जल्दी से जल्दी गो थ्रू कर लो, समझ लो, फटाफट साथ चलो, बस मेरे टाइम वेस्ट ना करो अपना, फटाफट।
चलिए अब एक और नया कॉन्सेप्ट ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उस टाइम पर बाई चांस मान लीजिए मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं, पार्टनरशिप फर्म को किसी कैपिटल एसेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी और मैंने वो कैपिटल एसेट्स प्रोवाइड कर दी। मेरे पास कैपिटल एसेट्स थी, मैंने वो उनको दे दी। कन्वर्जन है, क्योंकि आपको कुछ भी मिलेगा, आपके अंदर कोई भी फीलिंग आएगी कुछ जा रहा है, दैट मीन्स वो कैपिटल एसेट्स, आपके यहां से कुछ चीज चली गई, वो ट्रांसफर है। हाँ जी, तो कैपिटल एसेट्स आपने कहा दे दी? पार्टनरशिप फर्म में एज ए मेंबर और पार्टनर। हाँ जी, या एओपी बीओआई में आपने एज ए मेंबर कोई अपनी एसेट दे दी, ट्रांसफर कर दी। एक केस तो ये हो गया क्योंकि ट्रांसफर है, ठीक है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है, हो सकता है आप रिटायर हो रहे हो पार्टनरशिप फर्म से, एओपी बीओआई छोड़ रहे हो, वहां से आपको एसेट मिली, चाहे वही एसेट थी या फिर आपको रेम्युनरेशन ना देके उन्होंने कोई एसेट दे दी, या फिर रिटायरमेंट और बोला यार खुश होकर जाओ हमारी फर्म से ये चीज ले जाओ। दोनों केस पॉसिबल है, बोथ केसेस आर पॉसिबल। हाँ चलो, अब बात आई सेल कंसीडरेशन की कि जब मैं पार्टनरशिप फर्म को कोई चीज दूंगा तो वो क्या वैल्यू पर ली जाए। आप प्रैक्टिकली सोचो पार्टनरशिप फर्म उसको किस वैल्यू पर कंसीडर करेगी। सर एसेट होगी 5 लाख रुपए की, पार्टनरशिप फर्म उसको रिकॉर्ड कर लेगी 10 लाख पर, ताकि हायर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सके, खर्चा क्लेम कर सके। बहुत बढ़िया, आपका दिमाग बहुत लाजवाब है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आज उसने वो एसेट 10 लाख रुपए में ले ली, उसको नहीं पता कि तुमको फ्री फंड के 5 लाख रुपए फ्यूचर में देने पड़ जाएंगे। 5 लाख रुपए, क्योंकि तुम क्या बोलोगे, मैंने इंट्रोड्यूस की थी एसेट कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर 10 लाख रुपए की, जबकि एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है? ओनली 5 लाख। पार्टनरशिप फर्म लॉस करवाना चाहेगी? कल को झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है पार्टनर्स के बीच में। बेशक पार्टनरशिप रिस्क नहीं लेते, बड़े बड़े फर्मों की सोचो, वो क्यों रिस्क लेंगे किसी भी बात का। वो कह रहे हैं जो उसकी वैल्यू है 5 लाख की चीज, मैं तो पार्टनरशिप रिकॉर्ड करूंगी 5 लाख में। अगर मैंने 10 लाख 15 लाख की रिकॉर्ड कर ली, कल को तुम ही क्लेम करोगे, अरे तुम खुद देख लो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, तुमने खुद रिकॉर्ड कर रखा है 15 लाख में, तो मेरे पास तो मुखरने के लिए कोई वो ही नहीं होगा। मैं कब क्यों बोलूंगा 5 लाख की चीज मैंने तो 15 में रिकॉर्ड की थी। पार्टनरशिप फर्म ऐसा तो नहीं बोलेगी। तो कह रही भाई मुझे झंझट नहीं चाहिए, जितने में है उतने में रिकॉर्ड करो। फर्स्ट केस। दूसरा, अब निकलते टाइम जब आप पार्टनरशिप फर्म से निकल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन क्लेम हो चुका है, हर चीज सब कुछ। हाँ जी सर, डेप्रिसिएशन मान लो क्लेम नहीं भी हुआ, अब बुक्स वैल्यू पर लें क्या? अब बुक्स वैल्यू पर लेके क्या करेंगे? ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्लेम है, हो सकता है डेप्रिसिएशन कम लगे और उस एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो। तो जब आप पार्टनरशिप फर्म में जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म सतर्क रहेगी, वो उसको उसी कॉस्ट पर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी जिस पर उसने ली है। निकलते टाइम हो सकता है हेर फेर कर दे, बोल दे कि रीवैल्यू करा दी हमने तो जी, ये तो सिर्फ मान लो 50 लाख की एसेट, अरे ये तो सिर्फ 15 लाख की एसेट बची थी। क्यों? क्योंकि अब टैक्स किसको देना है? कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से उसमें। वो बोल देगी रीवैल्यू करा दे, रीवैल्यू कराते ही 50 लाख की एसेट 15 लाख में, पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन कम हो जाएगा। समझे? हाँ, तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए इनकम टैक्स ने कहा बात सुनो, जब भी कोई पार्टनर या मेंबर कोई भी एसेट देगा फर्म को, एओपी बीओआई को, तो ये तो ओरिजिनल बुक वैल्यू पर ही हम इसकी सेल प्राइस मानेंगे। बात समझना, पार्टनर मेंबर के हाथ में टैक्सेबिलिटी के लिए, क्योंकि इसने इसको दे दी, इसने इसको ट्रांसफर कर दी,
हाँ जी, यहां से यहां ट्रांसफर हो गई तो इसके हाथ में टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। तो ये कहते हैं भाई तेरी सेल प्राइस मैं वही मानूंगा जो पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। वो तो ओरिजिनल करेगी, उसको पता है कल को कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें ज्यादा की क्यों वैल्यू दूंगा। फर्स्ट पॉइंट। जब ये तुम्हें वापस देगी कोई एसेट, तो अगर यहां पर ट्रांसफर हुआ तो हो सकता है फर्म उसकी रिवैल्यू कर दे, ज्यादा की चीज को बोल दे कम पर, या डेप्रिसिएशन क्लेम हो चुका है, तो ये छेड़खानी कर सकते हैं अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये अगर इनको देंगे तो ट्रांसफर के टाइम पर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, वो मैं लूंगा उस एसेट की। देखिए मतलब सरकार ने कितना अच्छा गेम खेला। सोचो, ना तुम चोरी कर सकते ना तुम चोरी कर सकते, वैल्यू अपने अपने हिसाब से अपनी नजरों में बने। चोरी सब करते हैं, लेकिन सरकार भाई दिखाने के लिए बोलना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। बात समझ आई कि नहीं आई? कितना सुंदर लॉ ड्राफ्ट किया उन्होंने। तुम इसको दोगे बुक वैल्यू, जो ये बुक्स में पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स में जितने पर रिकॉर्ड करेगी वही तेरा सेल प्राइस मानूंगा। अब जब इसने इसको दिया, बोला नहीं 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 नहीं, अब नहीं कि तू कितना रिकॉर्ड कर रहा है, अब जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी इस टाइम पर वो मैं वैल्यू मानूंगा सेल प्राइस फर्म के लिए। इज इट कूल नाउ? यस सर। चलिए आइए जी, आइए आइए, आपका इंतजार है। ये देखिए अगला ही कॉन्सेप्ट है, बड़ा छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। आप ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म, मेंबर टू एओपी बीओआई। सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे? वैल्यू बुक्स रिकॉर्डेड इन द फर्म, जो फर्म अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी उसी वैल्यू पर मानेंगे। टैक्स किस साल में होगा? जिस साल में ट्रांसफर होगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक की? प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन टिल द प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये दोनों तो सेम है। अब देखिए, बाय वे ऑफ ऑन डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है या पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, फ्रॉम फ्रॉम फॉर्म टू पार्टनर या एओपी टू मेंबर, सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और टैक्स कब करेंगे इसको? टैक्स करेंगे प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर, पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन टिल द प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। हाँ जी बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? बताइए जी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर, मजा आया सर। चलो मजा आया, मजा आना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर मजा नहीं आया तो फिर क्या आया? अगर मजा नहीं आया तो क्या आया? क्वेश्चन नंबर आप निकालेंगे, एक सेकंड देखेंगे, हमें देखने देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 9 भी निकाल सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 भी निकाल सकते हैं। आप 9 निकालिए, आप 9 निकालिए, 10 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर करेंगे। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। जो मेन बात थी वो सेल वैल्यू में थी कि पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म पर जाएंगे तो क्या वैल्यू लेंगे, और फर्म से पार्टनर पर जाएंगे तो क्या वैल्यू लेंगे। चलिए एक बार ट्राई करेंगे, खुद से बच्चा पाओ, बच्चा पाओ, जल्दी से खुद से ट्राई करो। A and B formed a partnership firm during the previous year 23-24. A brings the following asset as is capital contribution. वो कह रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एसेट ले आता हूं। अब तुम्हें लगता है पार्टनरशिप फर्म इसको ज्यादा वैल्यू पर दिखाएगी? वो बोलेगी अरे कल को डिस्प्यूट होगा तुम तो बोलोगे मैंने तो इतने की कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखी, मेरे की तो वापस दे दो। ना 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 ना, ये ना चोल भाई। चलो, गोल्ड लेकर आया, बिल्डिंग लेकर आया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? और अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्चुअल कॉस्ट, ईयर ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। जल्दी से फटाफट से ट्राई करो एक बार खुद से, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं उसके बाद।
हाँ जी, फटाफट ट्राई करेंगे एक बार खुद से, फिर उसके बाद देखते हैं। करें जी, इतना बड़ा नहीं है ये कि बहुत टाइम लगाएं, बिल्कुल इतना बड़ा नहीं है। गोल्ड का सबसे पहले निकालेंगे, फिर बिल्डिंग का निकालेंगे, चाहे बिल्डिंग का पहले निकाल लो चाहे गोल्ड का पहले निकाल लो। वो कहता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर गोल्ड, सेल वैल्यू, या फिर आप लिख सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हाउ मच अमाउंट सर? आइए जी, गोल्ड के लिए सबसे पहले सेल वैल्यू क्या लेंगे सर? ट्रांसफर कौन कर रहा है? ए लेकर आ रहा है बी में, यहां से यहां जा रही है। दैट मीन्स जो भी फर्म अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी मैं उसी वैल्यू पर लूंगा, मैं उसी वैल्यू पर लूंगा। ध्यान देना, ध्यान देना, किस वैल्यू पर? अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। सबसे पहली बात तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गई। हाँ जी, तो गोल्ड के लिए 6 लाख रुपए, गोल्ड के लिए 6 लाख रुपीज माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चेक करते हैं क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। गोल्ड खरीदा कब था सर? गोल्ड खरीदा था ईयर ऑफ एक्विजिशन 2000-2001 में। अच्छा जी, फेयर मार्केट वैल्यू मतलब 2001 से पहले खरीदा था, तो फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन है, खरीदा था 80,000 में, एक्चुअल कॉस्ट है मेरी 1,50,000 रुपए, तो 1,50,000 लेंगे। बोलिए, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100। इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। 150 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 5,22,000 रुपए, 5,22,000 माइनस करवाएंगे 6 लाख में से 78,000 का मेरे पास कैपिटल गेन आ गया, या फिर मैं कहूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। यस और नो? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेन है मुद्दा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चा अधिकतर छोड़कर जाता है, और मैं कह रहा हूं जो छोड़कर जाता है वही एग्जाम में मिलता है। अगर एग्जामिनर को डिफिकल्ट बनाना होगा ना, वो यहां से क्वेश्चन बनाएगा, इतना ही सिंपल देगा। क्यों? क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम ऐसे कॉन्सेप्ट छोड़कर जाता है, वो पता क्या रट कर जाएगा, कैसे लगेगा, अच्छा कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, वो क्वेश्चन रट जाता हूं। अच्छा और क्या रट के जाएगा? कंपनसेशन मिला इंश्योरेंस वाला, अच्छा 54EC 54B वाली एग्जेम्पशन रट लेता हूँ, ये छोड़ जाता हूँ। अरे भाई इनमें होता कुछ भी नहीं है, एक बार कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बिठाने की जरूरत है। बाकी तो 1 मिनट का कॉन्सेप्ट अगली बार रिवाइज करो, 1 मिनट में ये कॉन्सेप्ट रिवाइज खत्म, कितना है।
ये देखो एक बार कितनी, 1 मिनट भी नहीं यार, 30 सेकंड के अंदर अंदर रिवाइज करके खत्म कर दोगे इस टेबल को। और अगर आ गया 5 मार्क्स तुम्हारे हाथ में। चले, चलिए साहब, आइए जी। सेकेंड वन इज द बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू 9,50,000, बिल्डिंग की वैल्यू 9,50,000, और ईयर ऑफ एक्विजिशन 2010-2011, फेयर मार्केट वैल्यू है जो 2001, 2.5 लाख रुपए, और एक्चुअल कॉस्ट 2,40,000, विच एवर इज हायर। सर मैं 1/4/2001 की वैल्यू ले लूंगा 2.5 लाख, क्योंकि ये 2,40 से ज्यादा है। इतने थप्पड़ मारूंगा ना सर। क्यों मारोगे? क्योंकि आपने खरीदी 1/4/2001 के बाद, 2010-11 में, तो उस टाइम पर मैं 2,40 लूंगा, ना कि 2,50। क्यों सर? क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन 1/4/2001 वाला ओनली अवेलेबल इन द केस ऑफ व्हेन एसेट इज परचेज बिफोर 1/4/2001, जैसे गोल्ड में था। कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर बिल्डिंग। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे 9,50,000। 9,50,000, बहुत बढ़िया जी। कॉस्ट माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर 2,50,000 तो पक्का लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 348। ईयर कौन सा है जी? हाँ जी, ईयर कौन सा है सर? 2010-11, 2010-11 का वो दे रखा है इसमें? सर नहीं दे रखा। इसमें भले ही ना दे, आपको एग्जाम में जरूर देगा, तो डोंट वरी। 2010-11, 10-11 के लिए बोलो क्या करेंगे? 10-11 के लिए 167। हाँ जी सर, चलो 167, 167, चलो फटाफट कैलकुलेशन करो। अरे 250 क्यों ले लिया? अभी तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया था। 240 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 167। गलती भलाए हो, मैं तुम्हें फिर कहूंगा, लेकिन पकड़ में आनी जरूरी है। माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखिए 250 नहीं आएगा, 240 ही आएगा, क्योंकि वहां पर 240 एक्चुअल कॉस्ट थी, तो 250 नहीं लेंगे। हाँ जी, चल सकते हैं। फटाफट 2 मिनट लगा के एक बार बैठाओ दिमाग में, मास्टर जी ने कैसे करवाया, क्या करवाया, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ जी, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए HW है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार जरूर ट्राई करना, जरूर 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 ट्राई करना।
फटाफट दिमाग में बिठाओ एक बार, तुम्हारे 2 मिनट दे रखी तुम्हें, इसीलिए मैंने कि एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लोगे इस पॉइंट को। फटाफट। हमेशा होमवर्क करके आया करो आप लोग भी, जो जो होमवर्क दो, क्योंकि मैं अपना होमवर्क करके आता हूँ। दिखाओ अपना होमवर्क, तुम्हें दिखेगा नहीं, बट इस पर्ची पर ऑलरेडी आपका पूरा वो चल रहा है कि आपको डेली कितना मुझे काम करवाना है। डेली बेसिस पर मेरे सामने रखी रहती है कि आज का टारगेट ये है, आज मैं ये अचीव कर कर ही यहाँ से जाऊंगा, इतने कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाने हैं। दिमाग में रहते हैं कि हाँ यहाँ तक जाना, बट जब सामने दिखता है ना टारगेट, हाँ सामने लिखा हुआ, तब वहां तक जाना। दिमाग में तो कई बार बंदा आलस कर जाता है, चल छोड़ ये टॉपिक आज छोड़ दे, कल पढ़ा दी। ना 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 ना, लिखा है तो कंप्लीट करवा कर जाना है। तो इसलिए लिखा करो अपने गोल अपनी दीवार पर, सामने अलमीरा पर नजर रहनी चाहिए कि हाँ यार यहाँ मजा आ जाएगा ये चीज कर। चले, चलिए एक नया कॉन्सेप्ट है। सर नया कैसे? अरे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो नया ही कॉन्सेप्ट है ना यार। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसएससी के पास, एसएससी के पास, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही जितना आपकी स्क्रीन पर है। एसएससी के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो जर्जर हो चुकी है। कॉन्सेप्चुअली मैं बेसिक एकदम बेस बता रहा हूं क्या होता है। देखिए आप विजिट करो उन इलाकों में इस टाइम पे जो पुरानी सोसाइटी है। आप शहर में रहते हो तो आप देखोगे कि बहुत सी सोसाइटीज बहुत पुरानी हो चुकी है, बिल्डिंगें ऊंची ऊंची हैं, पेंट उतर गया है, पपड़ी उतर गई है, वो जर्जर हो चुकी है, वो कभी भी गिरने वाली है। ऐसी बिल्डिंगें आपने काफी देखी होगी। तो बिल्डर लोग क्या करते हैं, अब वो पहले के जमाने की है, पॉपुलेशन कम थी, वो मान लीजिए 3 माले की है, 8 माले की है, दैट मीन 3 फ्लोर की है, 8 फ्लोर की है, 10 फ्लोर की है बाई चांस। अब और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। हाँ सर बन रही है, बिल्कुल बन रही है, आजकल तो गवर्नमेंट अलाउ भी करती है क्योंकि साइंस उतनी आगे चली गई है। अब मुझे एक बात बतलाओ, अब मुझे एक बात बतलाओ कि जब वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, अभी अभी आज के टाइम पर जो नई बन गई वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो नई बनी है जिसने बनवाई। आपकी दैट मींस एसएससी की बिल्डिंग जो जर्जर हो चुकी है, जो खत्म हो रही है, एसएससी के पास एक दिन एक बिल्डर आता है। बिल्डर आया, बिल्डर बोला यार बात ऐसी है, देख तेरी ये बिल्डिंग है, बोला हाँ बिल्डिंग है, ये गिरेगी, बोला हाँ गिरेगी, तो एक काम कर ये बिल्डिंग तू मुझे दे दे। बोला यार मैं, मेरा तो इसमें 1 या 2 फ्लोर है, पूरी सोसाइटी की बिल्डिंग है। वो सोसाइटी के पास गया, बोला यार मुझे ये बिल्डिंग दे दो, मैं इसको ढा के
ये 3 फ्लोर की है या 5 फ्लोर की है, 5th फ्लोर 5 फ्लोर है इसमें, मैं इसको ढा के इसको 10 माले की बिल्डिंग बना दूंगा। बोले यार फिर हमें क्या फायदा होगा? बोले यार तुमसे मैं पैसा थोड़ी ले रहा हूं, तुमसे तो मैं पैसा ले ही नहीं रहा, तुम्हारा नया फ्लोर तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हारी भी आंखें खुल गई हैं, पुरानी जर्जर बिल्डिंग के बदले नई बिल्डिंग, नया फ्लोर, साडा की गया। बोले मेरा तो कुछ नहीं गया। ठीक। बोले तुझे क्या फायदा? बोला देख तेरे जो 5 फ्लोर थे वो तेरे पास रहेंगे, जिसका जो फ्लोर था उसको वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है। ऊपर के जो 5 फ्लोर बनेंगे वो मेरे, मैं वो बेच के अपना मुनाफा कमाऊंगा, बिल्डिंग की कॉस्ट रिकवर कर। बोले ठीक है, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। हवा में बिल्डिंग बन रही है, किसका गया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, दूसरा वो लालच क्या दे सकता है? एक तो नई बिल्डिंग बन गई, दूसरा वो कह सकता है अभी तुम्हारे पास, तुमने ये बिल्डिंग नक्शे से नहीं बनवाई थी, नई बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, मैं इसको बढ़िया आर्किटेक्चर से इसका नक्शा पास करवाता हूं, नक्शा बनवाता हूं, आपको 2 BHK की जगह मैं 3 BHK दूंगा, या फिर 3 BHK की जगह 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम दूंगा। लालच आ गया उनके मन में, नई बिल्डिंग भी मिलेगी, एक कमरा फालतू भी मिलेगा। ठीक है, कर लो, क्या दिक्कत है। अब मुझे बताओ, क्या किसी के हाथ से कुछ जा रहा है? हाँ जी जा रहा है, पुरानी बिल्डिंग जा रही है, नई बिल्डिंग आ रही है। दैट मीन्स आपने कुछ बेच दिया, इनडायरेक्टली मिला आपको कुछ नहीं, बट बदले में आपको नया फ्लैट जरूर मिला। तो ये भी ट्रांसफर होता है। अब बात ये आती है निकलकर कि मैं इसमें क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूंगा। भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आप वही लोगे जो उस बिल्डिंग को बनाने में लागत लगी थी। सेल कंसिडरेशन क्या लूंगा? सेल कंसिडरेशन क्या लूंगा? दूसरी बात इसमें यह आती है कि आप इसमें सेल कंसिडरेशन की बजाय टैक्सेबिलिटी कब करेंगे, किस साल में आप इसको टैक्स करेंगे। बिल्डिंग आज आपने डेवलपर बिल्डर को दे दी, 2 महीने 6 महीने साल 2 साल में भी जाकर बिल्डिंग पूरी होती, तो 2 साल बाद टैक्स करेंगे, आज टैक्स करेंगे। अब यहां पर तो वैसा कुछ भी नहीं है कि किसी के हाथ में कैश आ रहा हो तो जिस साल में कैश आया वही साल टैक्सेबिलिटी का बना दे कि भैया इस साल टैक्स आया था अब ये टैक्स देगा, इस साल कैश आया था इसके हाथ में बिल्डर की तरफ से। बिल्डर कई बार कैश भी दे देता है, कैश भी देता है, वो कहता है इतने पैसे ले लो आप नया फ्लोर ले लेना, 1 BHK एक्स्ट्रा नहीं बनाते, बहुत से तरीके होते। तो बात ये निकल कर आई कि हम टैक्स इसको उस साल में करेंगे जिस साल में इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मींस जो MCD से अप्रूवल होकर आती है। दैट मींस जिस साल में इसमें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन रिसीव होगा, COC सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन रिसीव होगा, उस साल में आप इसकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे, मेरा पेन कहां गया, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जिस साल में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, प्लस अगर कुछ मनी मिली तो आप उस मनी को भी कंसिडर करके चलेंगे। टॉपिक खत्म, सिर्फ इतना ही था। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको, JDA भी बोलते हैं, JDA भी बोलते हैं इसको, एग्रीमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सर एक बात और बता दो। अच्छा क्या बता दूं? सर इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक मिलेगी मेरे को इसमें? ये वाली बुक निकाल लो। इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा? ये पीछे खुली हुई है। इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा आप बताओ सोच के, कब तक मैं इंडेक्सेशन दूं? सर जिस दिन कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट मिला। अरे कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट मिलेगा 2 साल बाद जब बिल्डिंग पूरी होगी। इंडेक्सेशन सर जिस दिन SSC हैंडओवर पोजेशन दे देगा प्रॉपर्टी का, किसको? बिल्डर को, उसी दिन तक का इंडेक्सेशन अलाउ। इंडेक्सेशन हमेशा प्रैक्टिकली सोचोगे ना, जितनी भी मैंने क्लासें ली हैं, इंडेक्सेशन उस दिन तक का ही मिलता है जिस दिन तक वो चीज आपके पास होती है।
जिस दिन वो चली गई उस दिन के बाद ना इंडेक्सेशन मिलेगा ना पीरियड ऑफ होल्डिंग मिलेगा। टैक्स मैं उस साल में लगाता हूं जिस साल में मेरे पास पैसा आता है, लेकिन इस केस में कोई पैसा नहीं आ रहा। बाई चांस मान लो पैसा आ रहा है तो उस साल में लगाऊंगा, लेकिन बाई चांस मान लो कोई पैसा आ ही नहीं रहा, सिर्फ फ्लोर मिल रहे, तो जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा उस दिन मैं उस साल में मैं टैक्स कर दूंगा। ठीक है, आओ फटाफट। एप्लीकेबिलिटी किस किस पर एप्लीकेबल है? केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ पर एप्लीकेबल है, सिर्फ दो। ट्रांजैक्शन क्या है? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग और बोथ अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, या फिर कहूं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, आप टैक्स किस साल में करेंगे? सर मैं उस साल में टैक्स करूंगा जिस साल में मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा सीओसी बाय एमसीडी म्युनिसिपैलिटी से। प्रीवियस ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर द होल पार्ट, या होल के लिए या पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। कई बार क्या होता था, ये लोग बड़े शाने होते थे, अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं लेकर आते थे जब तक वो बिल्डिंग वो पूरी ना हो जाती हो, एमसीडी से नहीं लेकर आते थे। तो अब इन्होंने और चीजें ऐड कर दी कि पार्ट पर भी, चाहे आपने पार्ट प्रोवाइड किया, क्योंकि टैक्सेबिलिटी फिर डेफरमेंट होती रहती थी, पार्ट पर भी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। सेल कंसीडरेशन कितना लेंगे? मेन बात सर, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द ईयर इन विच सीओसी रिसीव्ड। सीओसी का मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर being land building or both in the project on the date of issue of completion certificate plus consideration received in cash। अगर कुछ कैश में मिला, कुछ रोकड़ा मिला तो वो। मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी बताया वही है इसमें। इंडेक्सेशन कब तक का मिलेगा? इन द ईयर इन विच पोजेशन इज हैंड ओवर। मैंने बताया आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंडेक्सेशन आप कब तक का लेंगे? जब तक वो एसेट आपके पास थी, चाहे वो केस इंश्योरेंस का हो, चाहे डेवलपमेंट एग्रीमेंट का हो, चाहे कंपलसरी एक्विजिशन का हो, किसी भी तरह का केस। गॉट इट? गॉट इट सर? कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ट्रांसफर बिफोर द डेट ऑफ, बाई चांस मान लो आपको लगा यार कौन झंझट में पड़ेगा, इस जगह पर इतने सालों से रह रहा हूं, मैं ना शहर से थोड़ा बाहर निकलता हूं, शहर से थोड़ा बाहर निकलता हूं इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से और थोड़ा सुख शांति की जगह पर जाता हूं, उस केस में क्या हो? सिंपली ये जो एग्जेम्पशन के बेनिफिट्स हैं ये नहीं मिलेंगे आपको और नॉर्मल प्रोविजन जाएंगे। क्या कहता है? बेनिफिट ऑफ सेक्शन 45 is not available if SSC transfer his share in the project on or before issue of completion certificate to any person। बीच में आपने बोला यार इसको तो तू बनाने में ना लेट कर रहा है, एक काम कर मैं तेरे को बेच ही देता हूं, मेरे को तेरे से नहीं चाहिए बिल्डर, मैं तेरे को बेच देता हूं अपना शेयर। बोला ठीक है बेच दे, ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन सच केस कैपिटल गेन शैल अराइज इन द ईयर ऑफ इन विच सच ट्रांसफर, जिस साल में आप बेचोगे उस साल में वो कैपिटल गेन आ जाएगा। इन सच केस सेक्शन वुड नॉट अप्लाई फॉर डिटरमाइनिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हायर ऑफ द, आपका कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? हायर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर और एक्चुअल कंसिडरेशन शैल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। खत्म। फटाफट एक बार 2 मिनट लगा के खुद से पढ़ो कि मैंने क्या पढ़ाया, फटाफट 2 मिनट लगाओ। कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं आपकी, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। इस बुक में वो इनकॉर्पोरेट नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वो बाद में दी है, तो वो मुझे इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना
क्योंकि जो पहले इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल दिए थे वो सारी की सारी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी थी। अब इंस्टीट्यूट ने जो भी दिया है मैं चेंजेस करवाकर आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, डोंट वरी। करेक्ट। ठीक है, चलिए जी। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल करवाता हूँ। जीडीए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। घर का नाम जेडीए, आप इसको अदर नाम से भी बुला सकते हैं, रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट एक्वायर की 5-6 में, आपने जेडीए किया 21 में, आपको सीओसी मिला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला 23-24 में। तो मुझे आंसर आप लोग देते रहेंगे फटाफट। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, सबसे पहली बात फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा सर? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन सीओसी प्लस कैश इफ एनी। अगर आपको मॉनेटरी टर्म्स में कुछ मिला तो वो कैश प्लस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। दूसरा, सीओसी के बाद इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा? सर इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा? जब तक मेरा जब तक मेरा जेडीए हुआ था 2021 तक, 2021, दैट इज जेडीए डेट। यस और नो? हाँ सर। और कैपिटल गेन मेरा कब निकलेगा? व्हेन सीओसी रिसीव्ड। जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब आपको, जब दैट मीन सीओसी मिला 23-24 में, तो 23-24 तक। हाँ जी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सीओसी प्लस कैश इफ एनी। इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा? जब आपका जेडीए हुआ था, दैट मीन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ था, दैट मीन्स 2021। और कैपिटल गेन आप कब तक लेंगे? व्हेन सीओसी रिसीव्ड 23-24 तक। चले जी सर।
एक कॉन्सेप्ट आया बायबैक ऑफ शेयर का, बड़ा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट, बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर मतलब कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है, किसी के यहां से कुछ जा रहा है, लग रहा है आपके अंदर से, हाँ कि आपके पास से कुछ छीना जा रहा है, कुछ जा रहा है आपके पास से, हाँ सर कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही, दैट मींस मेरे पास जो शेयर थे वो वापस ले लिए जाएंगे कंपनी के थ्रू, दैट मींस देयर इज अ ट्रांसफर। हाँ सर किसने किया, सर बायबैक मुझसे लिया जा रहा है तो ट्रांसफर तो मैंने किया, चीज तो आपके यहां से गई ना, लेकिन इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। बोले ठीक है कोई बात नहीं शेयर होल्डर तू रहने दे, तू छोड़ यार, क्योंकि कंपनीज लोग क्या करती थी, रेगुलर बैच में तो इतने एग्जांपल है इस पॉइंट के ऊपर, कंपनी छोटे से संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, कंपनी क्या करती थी कि अपना बायबैक के टाइम पर डिविडेंड ना देकर, पूरे साल में डिविडेंड नहीं दिया, बायबैक हायर प्राइस पर एक्वायर करती थी, हायर प्राइस पर। अब डिविडेंड दिया नहीं, शेयर होल्डर को टैक्स देना नहीं, सरकार बोली यहाँ तो रेवेन्यू लॉस हो गया, अपने पास तो पैसा आया ही नहीं, डिविडेंड से टैक्स देते, डिविडेंड तुम अगर कंपनी डिविडेंड बांटती, डिविडेंड पर हम टैक्स लेते, तुमने तो हायर प्राइस पर बाय बैक कर लिया डिविडेंड ना देकर, समझे। तो यहाँ पर बोले बात सुनो, कंपनी यू हैव टू पे टैक्स, कंपनी यू हैव टू पे टैक्स, बट शेयर होल्डर एक्सेप्ट। देखिए जी, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं यार, लेकिन ये छोटे छोटे ही कई बार मील के पत्थर साबित होते हैं। कई बार बच्चा रुकता है 39 पर, 38 पर, 37 पर, मैं कह रहा हूँ वो नौबती क्यों आई दिमाग में, क्यों पिक्चर बनी तुम्हारी 40 की पास होने की, दिमाग में तुम्हारे पिक्चर बननी चाहिए पास होने की 60, मिनिमम यू हैव टू स्कोर 60 इन ईच सब्जेक्ट। एग्जामिशन पता ही नहीं क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जामिशन, तो पासिंग क्राइटेरिया पता है कितना मार्क्स होता है, 60 मार्क्स, कोई भी पूछे 60 मार्क्स, अरे सीए में कितने वाला पास होता है, 60 नंबर का, वो किसी से और से पूछेगा अरे तुम तो झूठ बोल रहे थे, भैया उसके लिए 40 है, मेरे लिए 60, धुन धुन बना लेनी धुन, आप इस कॉस्मोस में जो भी छोड़ते हैं आपको वो रिटर्न में वापस होके जरूर मिलता है, दैट मीन्स कि आप बोलेंगे 60 वाला पास है, 60 वाला पास, 60 वाला पास, आपको 60 नंबर या उससे ज्यादा ही आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे, आप खुद ही बोलेंगे 40 वाला पास, 40 वाला पास, 40 वाला पास, तो हो सकता है एक दो मार्क्स ऊपर नीचे, अब 60 के अगर ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, 40 के ऊपर नीचे हुआ ना नहीं चलेगा। तो हमेशा आज ही आज ही अपना एम अपनी आंखों के सामने दीवार पर होना चाहिए, यार मुझे ये अचीव करना है, दैट मीन्स हर सब्जेक्ट में 60 60 60, और नहीं तो अगर आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, देखिए बड़ा फनी है, आई डिड, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, सर क्या, भैया हम जब थे अपने टाइम में तो हम क्या करते थे, हॉस्टल में रहते थे हम, एक ये जो आता ना रिजल्ट की शीट, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज करना कोई भी फोटो किसी की भी रिजल्ट की आप निकाल सकते हैं इजीली, उस पर वो लिख के किससे फ्लूड से हटा के उस पर अपना नाम लिखो, हर सब्जेक्ट में 60 65 63 68, जो आपकी लगता है कि हाँ कैपेबल हूं मैं इस सब्जेक्ट में इतने, लेकिन 60 प्लस लिखना, और लिख के और अपने सामने चिपकाओ, डेली सुबह शाम ब्रश करते हुए 60 मार्क्स, आएंगे ही आएंगे भैया, दिमाग पे प्रेशर आएगा, 60 चाहिए, उतनी शिद्दत के साथ पढ़ोगे, उतना फोकस्ड होकर पढ़ोगे। अभी क्या होता है, बैठे हैं, मैंने अभी बताया था ना वो, अच्छा वहाँ ज्वेलरी, ज्वेलरी की शॉप से आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप से ऑफिस, ऑफिस से गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से शादी, बच्चे, जॉब, प्रैक्टिस, घूम कर पता चला रहे तुम तो यहीं बैठे हो, अभी तो कहीं पहुंचे ही नहीं। तो बी फोकस्ड होकर पढ़ोगे, उसका तरीका यही, आपने सामने आपका टारगेट होना चाहिए, दिन रात उठते जागते सोते पीते खाते नहाते हर जगह आपको टारगेट दिखना चाहिए, तब जाकर चीजें अचीव होती हैं, बातें करने से चीजें अचीव नहीं होती दोस्त, बातों में तो मैं भी बोल दूंगा मैं हवाई जहाज उड़ा दूंगा, बस की है नहीं, बट अगर आज से 10 साल पहले मेरा टारगेट होता हवाई जहाज उड़ाने का, तो मैं लिखता अपने सामने, एरोप्लेन लेकर आता अपने घर में प्लास्टिक वाली, दिमाग को इस कॉस्मोस में आप जो छोड़ते हो, इस दिमाग में जो आप छोड़ते हो, सेम रिपीट होकर आता, वही आपको मिलता है,
हमेशा कभी भी नेगेटिव मत बोलो अपने लिए कि 40 वाला पास है। क्यों 40 वाला पास? 60 वाला पास। एज सिंपल एज। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है सर, थ्योरी सब्जेक्ट है सर, 60 मार्क्स कहाँ से आएंगे? क्यों? जो बच्चे लेकर आते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊं मार्कशीट कितने बच्चों की, ये नहीं कि सिर्फ 5-10 बच्चों की, मैं कह रहा हूँ कितने हजारों बच्चों की दिखाऊंगा जो थ्योरी में एग्जामिशन क्लेम करते। तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, दिमाग नहीं है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, दांत नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या नहीं है तुम्हारे पास जो तुम बहाने बना रहे हो कि सर इतना अचीव नहीं हो सकता? सो नेवर मेक एक्सक्यूजेस, यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। अब झूलते रहो, कभी ये डिसीजन, कभी वो डिसीजन, कभी इधर आ गए, कभी उधर ला। अब मेन फोकस पे है ही नहीं टारगेट। टारगेट क्या है दोस्त? तेरा टारगेट क्या है? देखो ये जो डिसीजन तू ले रहा है ना आजकल, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी इधर ले लिया, कभी उधर बात कर लिया ना, मेन अर्जुन वाली बात है, तीर निशाने पर लगना चाहिए। मेन टारगेट क्या है? कभी आपने सोचा हो? प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है आपने ऑब्जर्व किया हो ना किया हो। अगर किसी भी लड़के को कोई लड़की इंप्रेस करनी है, वो क्या करेगा? सर वो सबसे पहले उससे बात शुरू करेगा, किसी बहाने से पेन मांगेगा, रजिस्टर मांगेगा, कुछ भी, पानी की बोतल मांगेगा, होमवर्क के लिए कुछ मांगेगा। धीरे धीरे बातें बढ़ेंगी, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, घर तक का पता चलेगा, मिलने जुलने लगेंगे। अब इस बीच में कभी भी फोकस इधर से उधर हुआ, दैट मीन्स कभी लगा यार ये लड़की नहीं, इस लड़की पर ट्राई करते हैं, या फिर लड़की, ये लड़का नहीं, इस लड़के पर ट्राई करते नहीं, आपको पता था कि मुझे इससे बात करनी, रिजल्ट क्या है वो आपके हाथ में नहीं। सामने वाला या सामने वाली हाँ करेगी ना करे, नॉट डिपेंड ऑन यू, बट एफर्ट्स, फोकस, रास्ता, ये आपके हाथ में थे। वहां आपने सक्सेस हासिल की। या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, आपको पता था मुझे यहाँ घूमने जाना, इस रास्ते से जाना, इस दिन यहाँ रुकेंगे, इतने पैसे मेरे पास है, पूरा प्लान था तुम्हारे पास। तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं? वाई? सर क्योंकि घूमने में मजा आता है, फ्रेंडशिप करने में मजा आता है, रिलेशनशिप में आने में मजा आता है, पढ़ने में मजा नहीं आता। देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस हर कोई जर्नी को एंजॉय करता है, बात समझना, लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही खुशी होती है, बात समझना। दोनों चीजों में फर्क है। अब आप कह रहे हो कहीं आप घूमने गए, आपने जर्नी एंजॉय की, आप पहुंच गए, 1-2 दिन रुके, देख लिया, वापस आ गए, आपने किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, वो जर्नी जो है आप उसको एंजॉय करते हो। जब रिलेशनशिप बन जाता है, फिर जो टेंशन आती है, फिर पता चलता है अरे किधर आ किधर आ गया मैं, इसका तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर पढ़ाई का ऐसा है कि ये जर्नी डिफिकल्ट है, बट आफ्टर दिस जर्नी जो रिजल्ट्स आते हैं उसका एक अलग ही रुतबा है, एक अलग ही मजा है। क्या नहीं होगा तुम्हारे पास? पैसा नहीं है, पैसा है तो गाड़ी है, गाड़ी है तो घूमने जाने के लिए आप कहीं भी जा सकते हो, घूमने जाने कहीं भी जा सकते हो, अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हो। अब दूसरों से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, पैसा है, घर में अच्छा फर्नीचर है, अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग है, अच्छा बेड है, बढ़िया एक 43 इंच का या 56 इंच का सामने टीवी लगा हुआ है, होम थिएटर बना रखा है। पैसा है तो सारी चीजें, पैसा है तो घर वालों को घुमा पा रहे हो, कहीं आसपास माँ बाप को घुमाया, फ्लाइट में घुमाया, ट्रेन में घुमाया, 5 स्टार होटल में रखा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, एक दिन रखा 10,000 के रूम में। माँ बाप सोचते थे कि 10,000 तो महीने का रेंट देते हैं मकान का, यहाँ तो महीने एक दिन में खर्च कर दी। फील अलग ही आएगी। करो मेहनत, क्या एक 2-3 साल की मेहनत, फिर तो ठीक, करना ही क्या है मुझे, वर्क हार्ड एंड देन पार्टी हार्डर। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, देन डू योर होमवर्क, ऑलवेज डू योर होमवर्क। चल फटाफट आइए।
बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर्स में क्या है, सेल कंसिडरेशन, अमाउंट गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। ऑब्वियसली जो भी कंपनी शेयर होल्डर को देगी वो बायबैक की अमाउंट होगी, उसी को मैं सेल कंसिडरेशन मान लूंगा या फिर कहूँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लूंगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी आपने खरीदा था, अमाउंट एट विच शेयर वर परचेज्ड बाय द शेयर होल्डर। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, बुझे, देखिए टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ, कंपनी को क्या टैक्स देना पड़ेगा, शेयर होल्डर को क्या टैक्स देना पड़ेगा। अगर बायबैक कर रही है डोमेस्टिक कंपनी तो शेयर होल्डर तो मेरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है, बट कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा 20% टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% का एचईसी, दैट मींस इफेक्टिव रेट इज 23.296 पर कंपनी को पे करना पड़ेगा अगर कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है तो। इस वाले एग्जांपल में अगर ये अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, ध्यान देखना जी, ध्यान देना, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है, तो उस केस में भाई आप कंपनी से टैक्स नहीं ले सकते, कंपनी नॉट टैक्सेबल, बट एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा। ये वाला एग्जांपल हम करेंगे, ये वाला एग्जांपल हम करेंगे। बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एनी कंपनी, फिर सेम है, दोनों में सेम है। अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब ईसॉप या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नोटिफाई कर देती कि ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, अगर इनका बायबैक होता है तो कंपनी को टैक्स नहीं देना, शेयर होल्डर को टैक्स देना, वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर है। अदरवाइज अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो भी, फॉरेन कंपनी है तो भी, फिर फॉरेन कंपनी को टैक्स नहीं देना, शेयर होल्डर को टैक्स देना। अगर डोमेस्टिक कंपनी है फिर बायबैक पर कंपनी हैव टू पे टैक्स, शेयर होल्डर इज एग्जेम्प्ट। Meaning of specified securities including ESOP or other securities as may be notified by the central government from time to time। आइए क्वेश्चन देखते हैं किसका, बेहतरीन, छोटा सा बहुत चुन्ना सा कॉन्सेप्ट है यार। आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट तो हमने कभी किए ही नहीं थे, ये कॉन्सेप्ट, चलो ये देखो फटाफट एक। Mr. X has acquired 10,000 equity share of ABC Limited on 1st of April 2007। 1st of April 2007 को इन्होंने शेयर्स एक्वायर किए, किसके, ABC लिमिटेड के। और जो इस क्वेश्चन में ABC लिमिटेड है ये अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है, लिख लेना, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, इस बात को लिख लेना। 300 रुपए पर शेयर। कंपनी बायबैक 10,000 शेयर ऑन 30th ऑफ जनवरी 2024 एट 950 पर शेयर। कंप्यूट द कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स, इन हिज हैंड्स, हिज का मतलब मिस्टर एक्स। निकालो, नॉर्मल नॉर्मल टैक्सेशन प्रोविजन लगेंगे, नॉर्मल बिल्कुल, कंपनी को नहीं देना, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है। अगर मैं ये लाइन ना लिखता तो फिर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता, मैंने ये लाइन लिख दी तो अब शेयर होल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता तो सर सरचार्ज प्लस टैक्स रेट सारा देना पड़ता, सरचार्ज प्लस टैक्स रेट। कब एक्वायर किया है सर, 2007 में किया है। ओके चलो नॉर्मल तरीके से निकाल दो। सेल कंसिडरेशन क्या होगा सर, 10,000 शेयर 950 पर शेयर मल्टीप्लाई करके सेल कंसिडरेशन। परचेज प्राइस क्या होगा सर, परचेज प्राइस होगा 300 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10,000 शेयर, जो भी होगा मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय इंडेक्सेशन कब का, 2007 का इंडेक्सेशन लेकर चलेंगे। फटाफट निकालो क्या आंसर आया, 2007 का, 7-8 का, 1-4 है, 7-8 का इंडेक्सेशन। मैं एक बार 7 का तुम लोगों को टेबल दिखा देता हूं, टेबल टेबल, अरे टेबल टेबल, 2007-8 की टेबल 129, हाँ जी 129.78 129 लगाओ। चलो निकालो क्वेश्चन को, मतलब ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 950 सेल कंसिडरेशन, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 197
ओ सॉरी 129, 129। क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया इसको, क्या हो गया? फटाफट निकालो, जो भी आंसर आए मुझे एक बार बताओ जल्दी से। चेयर तो है पर बैठने का मन नहीं करता। सर हवन करो। हवन करे। ठीक है, निकाल लिया। जी सर, आंसर देखेंगे। आंसर क्या आया? सेल कंसिडरेशन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 950, 95 लाख। 10,000 मल्टीप्लाई 300, 348 डिवाइड बाय 129, 78 का जो भी आया वो मेरा LTCG आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इतना ही कॉन्सेप्ट, इतना ही कॉन्सेप्ट था। अगला जो कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगा, एक बार 2 मिनट लगा के इसको डाइजेस्ट करो फटाफट, फटाफट लगा के एक बार रेट वेट दोबारा देख लो ताकि आप लोगों को याद रहे। फटाफट एक बार रेट्स दोबारा देख लो, क्या रेट्स हैं क्या नहीं है। हाँ जी चले, आइए। देखते ही देखते ये वाला सेक्शन कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट मैं यहां कवर नहीं करवाऊंगा, इसको मैं पीजीबीपी के साथ कवर करवाऊंगा। ठीक है, सेक्शन 50 को हम इसको पीजीबीपी के साथ कवर करेंगे। हालांकि जो मेरा अगला कॉन्सेप्ट है ये एसएलएम वाला, पावर जनरेटिंग, ये भी पीजीबीपी के साथ करवा सकता था बट मैं इसको यहां पर करवा दे रहा हूं। क्या है, थोड़ा सा सिंपल, पावर जनरेटिंग यूनिट है, पावर जनरेटिंग यूनिट, हाँ जी, पावर जनरेटिंग यूनिट या पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी अगर बिजली वाली कंपनियां, मोटा मोटी तौर पर उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहो तो एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। इनको ये ऑप्शन क्यों दिया गया? क्योंकि जो इनका स्पेसिफिक एक्ट है ना, जैसे अपना एक्ट सी एक्ट 1949, ऐसे ही इनका भी स्पेसिफिक एक्ट है, उस एक्ट में ये बात लिखी हुई है, इसलिए इनको ये एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया कि आप चाहो तो डब्ल्यूडीवी, चाहो तो एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। अब अगर ये लोग एसएलएम या डब्ल्यूडीवी पर चार्ज करते हैं और अगर इन्होंने दोनों में से स्पेसिफिकली फॉलो किया एसएलएम बेसिस पर और वो एसेट थी वो उन्होंने ट्रांसफर कर दी डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद, तो इसमें 2-3 बातें निकल कर आती है। एक निकल कर आता है कॉन्सेप्ट टर्मिनल डेप्रिसिएशन का, एक निकल कर आता है बैलेंसिंग चार्ज का, एक निकल कर आता है कैपिटल गेन का। टर्मिनल डेप्रिसिएशन मतलब लॉस है, आप इसको पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। बैलेंसिंग चार्ज का मतलब प्रॉफिट है, आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये किसका है? ये पीजीबीपी वाला है। बैलेंसिंग चार्ज आपको पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर आपने इस एसेट को देखिए फोकस,
अगर आपने ये एसेट बेची, अगर आपने ये एसेट बेची, अगर WDV से ज्यादा बेची, WDV से ज्यादा बेची, मान लीजिए आज इसकी WDV थी 4 लाख रुपए की, आपने ये एसेट बेच दी 4.5 लाख, 4 लाख की चीज 4,50,000 में बेच दी, 4 लाख की चीज 4,50,000 में बेच दी, दैट मीन्स 50,000 का आपके पास जो भी बचा वो क्या बचा, बैलेंसिंग चार्ज, यू हैव टू क्रेडिट इन P&L। अगर यही 4 लाख की एसेट आपने 3,50,000 में बेची होती या 3 लाख में बेची होती, तो जो 1 लाख का बैलेंसिंग चार्ज या फिर कहूं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बोलो जल्दी सर, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, तो जो 1 लाख का टर्मिनल डेप्रिसिएशन है वो आपको P&L में डेबिट करना पड़ेगा। दूसरा केस लास्ट, ये एसेट एक्चुअल में जब शुरू में लेकर आए 8 लाख की थी, आज इसकी WDV 4 लाख की है, 8 लाख की चीज 4 लाख की, आपने ये एसेट 10 लाख में बेच दी, दैट मींस आपका कैपिटल गेन भी आया और बैलेंसिंग चार्ज भी आया। बस इतना ही सेक्शन था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। सर क्या क्या बोल गए हमें पता ही नहीं चला। अभी आओ एक एक करके पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी ओनली फॉर अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन, 2 कामों में आप होने चाहिए, कौन कौन सा, जनरेशन में, या तो पावर जनरेट करते हो या जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट, जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पावर मतलब बिजली। ऑप्शन सच अंडरटेकिंग हैव ऑप्शन टू यूज SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगा सकते हो रिटन डाउन वैल्यू की जगह। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, cost of acquisition of the asset shall be WDV of the assets as appropriately adjusted, मतलब जो भी उसकी WDV होगी वो मैं cost of acquisition मानकर चलूंगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर, नो दिक्कत। ये है मेन टेबल जो दिमाग में फिक्स करने की जरूरत है। क्या कहता है, अगर मेरा सेल कंसिडरेशन WDV से कम है, मतलब WDV 4 लाख की, सेल कंसिडरेशन 3 लाख का, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो जो भी बचा वो आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन बचा, मतलब लॉस। टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मतलब ये डेप्रिसिएशन नहीं है, समझ लो डेप्रिसिएशन कुछ और ही नाम है, ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन लॉस। WDV माइनस सेल कंसिडरेशन, मतलब 4 लाख माइनस 3 लाख, जो भी 1 लाख बचेगा, इट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 32 अंडर द हेड PGBP। अगले वाला केस देखो, अगले वाला केस देखो, सेल कंसिडरेशन ज्यादा है मेरा WDV से, दैट मीन्स मेरा जो सेल कंसिडरेशन है वो मेरा 4.5 लाख है, WDV कितनी है मेरी, 4 लाख है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मेरी, 8 लाख, लेकिन 8 लाख से कम है, तो 4.5 लाख माइनस 4 लाख, 4,50,000 माइनस 4 लाख, जो भी बचेगा वो मेरा बैलेंसिंग चार्ज होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब सेल कंसिडरेशन माइनस WDV 4.5 लाख माइनस 4 लाख, और आप इसको टैक्सेबल करेंगे PGBP में। ठीक है, लास्ट केस, सेल कंसिडरेशन ज्यादा है मेरा, सेल कंसिडरेशन 10 लाख है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 8 लाख थी, तो जो भी बचेगा कैपिटल गेन बचेगा मेरा, सेल कंसिडरेशन माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बैलेंसिंग चार्ज होगा मेरा सेल कंसिडरेशन माइनस WDV, और टैक्सेबल अंडर दैट 41(2) में PGBP टैक्स कर देंगे इसको। क्वेश्चन ऑन द सेम प्रोविजन, ये बिजली लिमिटेड का क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन आपका कहां पर दे रखा है, PGBP के क्वेश्चन में दे रखा है, PGBP के क्वेश्चन आंसर में दे रखा है। PGBP के क्वेश्चन आंसर निकालो एक बार, बिजली लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए वही क्वेश्चन है सेम, PGBP का क्वेश्चन है ये,
पीजीपी हेड में बिजली लिमिटेड इज ए पावर जनरेटिंग यूनिट परचेज्ड ए मशीनरी 15 लाख on 1st of January 2023 on which depreciation 15.68 SLM basis पर the machinery is sold on 31st December 2023 for 3 अलग अलग केस दिए कि हमने वॉश मशीनरी बेची 750 में 14,41,200 18 lakh calculate depreciation for previous year 23-24 and tax implication on transfer of assets in each of the above cases. Solve it. पहले केस में क्या निकल कर आएगा सर? सर निकल कर आएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि आपने 15 लाख में से सबसे पहले एक क्वार्टर का 15.68 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 दैट मींस एक क्वार्टर का आप इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको WDV ये एसेट खरीदी आपने 1 जनवरी 2023 को और आपको WDV चाहिए 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 की आपको क्या चाहिए? WDV। तो 15 लाख में से इसका क्वार्टरली माइनस कर देंगे SLM बेसिस पर डेप्रिसिएशन। ओके सर, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो भी WDV आई आपकी उसमें 7.5 लाख लॉस आ जाएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे। 14,41,200 यही फिगर आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। एक सेकेंड, 15 लाख का 15.68% डिवाइड बाय 4, हाँ 58,800 5880। अगर मैं माइनस करता हूँ 15 लाख में से तो आएगा 14,41,200। तो नो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, नो SLM, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर नो SLM, सॉरी नो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, नो बैलेंसिंग चार्ज। अगले वाले केस में 15 लाख की चीज आपने 18 लाख में बेच दी। दैट मींस यहाँ पर टर्मिनल डेप्रिसिएशन की बजाय बैलेंसिंग चार्ज होगा और बैलेंसिंग चार्ज के साथ साथ यहाँ पर कैपिटल गेन भी होगा। फटाफट सॉल्व करो एक बार इसको, फटाफट सॉल्व करो। Solve it as soon as possible. हाँ जी, सॉल्व करो। किया? फर्स्ट केस देखेंगे, तीनों केस आपके सामने 1 to 1। फर्स्ट केस में जो मैंने बताया था, आप इसमें से 588 माइनस करेंगे तो सेम फिगर आएगी। 7 लाख में से जब माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ गया? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सेकंड केस में से नो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, नो बैलेंसिंग चार्ज, क्योंकि 14,41,200 ही इसके WDV थी और इतने में ही आपने बेच दी। थर्ड केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उसमें देखेंगे कि दो चीजें, आप 15 लाख में से माइनस करेंगे 41,41,200, जो कि आपका बचा, क्या बचा? बैलेंसिंग चार्ज। और नीचे आपका निकलेगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब आपने 18 लाख में बेच दी कोई एसेट जो कि मेरी थी 15 लाख की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी सर? 15 लाख। सेल कंसिडरेशन कितना? 18 लाख। तो कैपिटल गेन आ गया। दो बार मैं टैक्स करूंगा नहीं, इसलिए यहां पर 15 लाख में से माइनस करूंगा 14,41,200। यहाँ पर 18 लाख में से माइनस नहीं करना, 14,41,200। यहाँ पर 15 लाख में से माइनस करना है 14,41,200। बोलिए बोलिए।
कंप्लीट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ऐसा सच इतना कोई मगजमारी नहीं थी, सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए, बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, कब कब कौन सी फिगर आती है। टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मतलब लॉस ही है, आप इसको पीएनएल में डेबिट करेंगे। बैलेंसिंग चार्ज है तो आप इसको पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। बैलेंसिंग चार्ज का मतलब प्रॉफिट है आपका। अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा पर बेच देते हैं किसी भी चीज को, उस केस में दोनों चीजें आएंगी, कैपिटल गेन भी आएगा और बैलेंसिंग चार्ज भी आएगा। क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, समझ आया नहीं आया? खटपट चल रही है स्टूडियो के साथ वाले कमरे में, कोई बच्चे कुर्सी तोड़ रहे हैं। इतने हरामी हैं हमारे बच्चे, बच्चे मतलब स्टाफ वाले, कुर्सियों के साथ पता नहीं क्या उठा पटक करते। कोई बात नहीं, सानू की लोड है, चल सकते हैं आगे। जी सर, आपका जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो अगला कॉन्सेप्ट है स्लम सेल का। स्लम सेल का मतलब क्या है? स्लम सेल का मतलब है लमसम सेल। मतलब आपने कोई भी एसेट, आपने कोई भी एसेट की बजाय, कोई भी एसेट की बजाय आपने पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेच दी। मैंने आपको बताया था एक दो दिन पहले कि स्लम सेल में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप इसमें इंडिविजुअल एसेट नहीं बेचते हैं। स्लम सेल मतलब लम सम सेल, आपने पूरी की पूरी अंडरटेकिंग, पूरी की पूरी यूनिट बेच दी। आपके पास मान लीजिए 4 यूनिट है, 1 2 3 4, आपने 3 नंबर की यूनिट बेच ली। बोला यार बेचो इसको, प्रॉफिट नहीं हो रहा इस यूनिट से। यूनिट का मतलब जैसे मान लो आपके 4 प्लांट हैं, एक दिल्ली में है, एक राजस्थान में है, एक एमपी में है, एक यूपी में है। आपने दिल्ली वाला बेच दिया, बोले ज्यादा भीड़ बढ़ा के भेज देते हैं इसको, यहाँ पर इतनी सेल नहीं हो रही, गांव देहात में उसकी ज्यादा सेल है तो राजस्थान एमपी यूपी वाला रख लेते हैं। लमसम सेल, एक एक एसेट नहीं बेची, एक एक एसेट का डब्ल्यूडीवी इंडेक्सेशन नहीं लगा सकते, लमसम सेल है। लमसम सेल के लिए इन्होंने बोला ठीक है, अगर आप लमसम बेच रहे हो तो फिर पूरी की पूरी बैलेंस शीट से जो उसकी नेटवर्थ आए ना, नेटवर्थ मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी हो, वो आप इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो। क्योंकि दिक्कत आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, बात समझो। हर यूनिट की बैलेंस शीट तो बनती है, हाँ सर। तो आप जितनी भी एसेट है उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो, रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल नहीं, जितनी भी एसेट है उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो आपकी नेटवर्थ होगी, वो होगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप सेल में से माइनस कर दो, सीधा सीधा खटाक आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आ जाएगा। आओ, बड़ा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कॉन्सेप्ट, स्लम से। कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं लेना, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम ड्यूरिंग द रीडिंग कवर कर लेंगे। कहाँ गई स्लम सेल? स्लम सेल यही तो थी सर जी, ये रही स्लम सेल। सेक्शन 50 बी, सेल ऑफ होल अंडरटेकिंग और यूनिट फॉर लमसम कंसिडरेशन, इंडिविजुअल एसेट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड, इंडिविजुअल एसेट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड, दस सेल कंसिडरेशन फॉर इंडिविजुअल एसेट नॉट नोन। हर एसेट का मुझे सेल कंसिडरेशन नहीं पता। बाई चांस मान लो, बाई चांस मान लो सब रजिस्ट्री करवानी थी प्लॉट की, उस अंडरटेकिंग में हमने प्लॉट भी दिया था, रजिस्ट्री करवानी थी, तब तो पता होगा। इग्नोर। Therefore, sale consideration for whole undertaking division is compared with the net worth of the undertaking to find out the capital gain. आप किससे किसको कंपेयर करवाएंगे? सेल कंसिडरेशन को नेटवर्थ है। कंपैरिजन का मतलब सेल कंसिडरेशन में से माइनस करवा देंगे, नेटवर्थ जो भी निकल कर आया वो आपका होगा कैपिटल गेन। इफ वैल्यू डिटरमाइन इंडिविजुअली फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए इंडिविजुअली पता है आपको, रजिस्ट्रेशन फीस और सिमिलर अदर टैक्सेस, हो सकता है कोई टैक्स देना हो, उसके लिए किसी एसेट की वैल्यू इवेल्युएट करवाई हो, बैंक का लोन रीपे करना था, किसी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाई हो, तो सच ट्रांजैक्शन वुड स्टिल बी कवर्ड अंडर स्कोप ऑफ स्लम सेल, वो इसी में कवर होगी, स्लम सेल में ही जाएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानना है? फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2,
विच एवर इज हायर। फेयर मार्केट वैल्यू 2 का मतलब क्या है, लमसम कंसिडरेशन, लमसम कंसिडरेशन। फेयर मार्केट वैल्यू 1 का क्या मतलब है, फेयर वैल्यू सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू 1 का मतलब है उसकी जेन्युइन फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू 2 का मतलब है जो आपको मिल रहा है लमसम कंसिडरेशन। तो दोनों में हायर ले लो। मान लो उस यूनिट की फेयर मार्केट वैल्यू 8 करोड़ है, आपको मिल रहा है 8 करोड़ 50 लाख, तो आप 8 करोड़ 50 लाख ले लो। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 8 करोड़ है, आपको मिल रहा है 7 करोड़, तो आप 8 करोड़ उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, वही आप इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेंगे, नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग डिवीजन, नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग डिवीजन लेंगे। अभी बतलाया था आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, नेटवर्थ। नेटवर्थ शैल बी कैलकुलेटेड टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट ऑफ अंडरटेकिंग, माइनस करवा देंगे टोटल वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग। एनी चेंजेस दैट मींस रीवैल्यूएशन, ध्यान रखना वो एग्जाम में देगा तो ये पॉइंट पक्का देगा, अगर उसने स्लम सेल दिया तो वो रीवैल्यूएशन जरूर देता है, उसको कर देना है इग्नोर। इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन शैल बी अलाउड, मैंने बताया था इंडिविजुअल एसेट्स का इंडेक्सेशन नहीं निकलेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे चेक करेंगे, पूरी यूनिट को देखेंगे, अगर 36 मंथ से कम या इक्वल है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप एसेट्स की क्या क्या वैल्यू लेंगे, एसेट की वैल्यू लेंगे, अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट और डब्ल्यूडीवी, अगर आपने साइंटिफिक 35 एडी की वैल्यूएशन की कोई एसेट है तो आप नील लेंगे उसकी वैल्यू, अदर एसेट्स की बुक वैल्यू लेंगे। डेप्रिशिएबल एसेट है तो डब्ल्यूडीबी, अदर एसेट्स की बुक वैल्यू 35 एडी वाले की नील। बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन सेल्फ जनरेटेड, नील लेकर चलेंगे। गुडविल ऑफ बिजनेस की गुडविल है या प्रोफेशन की गुडविल है, अगर वो सेल्फ जनरेटेड है दैट मींस आपका कुछ नहीं लगा उसमें बनाने में, तो नील वैल्यू लेंगे। ऑल लाइबिलिटी शुड बी अज्यूम टू बी पेड ऑफ अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर कुछ ना कहा हो तो सीधा माइनस करवा देना, सारा मान लेना कि पे ऑफ हो गई है। लाइबिलिटीज एक्सक्लूड कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये मैंने बता दिया था, कैपिटल रिजर्व सरप्लस हटा देंगे। इफ नेटवर्थ इज नेगेटिव कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील, अगर नेटवर्थ आपकी नेगेटिव आ गई तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। इफ स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड देन नो पीजीबीपी इनकम, बाई चांस इसमें स्टॉक इन ट्रेड है, कोई पीजीबीपी इनकम नहीं, सारा कैपिटल गेन में आ जाएगा, सारा कैपिटल गेन में आ जाएगा। हाँ जी, 2 मिनट लगा के इसको पूरे सेक्शन को, एक ही पेज का सेक्शन है पूरा, पढ़ो इसको, गो थ्रू करो, गो थ्रू करो इसको फटाफट। 2 मिनट का टाइम है, अपने से समझो इसको।
चलें एक क्वेश्चन करें इसका। जी सर, आइए आइए इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है। मई 18 का ये क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा दिख रहा है, कितना बड़ा सर, सब कुछ तो दिया। 5 से 7 मिनट का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मक्खन। पढ़ो इसको। स्टार एंटरप्राइजेज है ट्रांसफर्ड द यूनिट आर टू ए लिमिटेड। एक यूनिट ए लिमिटेड को दे दी स्टार एंटरप्राइजेज, मतलब स्टार एंटरप्राइजेज की बैलेंस शीट है, इसकी 3 यूनिट है पी क्यू आर, उसमें से एक यूनिट आर उसने ए लिमिटेड को दे दी 23 Feb 2024 को, 23 फरवरी 2024 को। कंप्यूट द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम स्लम सेल ऑफ यूनिट आर फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। स्लम सेल कंसीडरेशन कितना है 930। फिक्स असेट्स ऑफ यूनिट आर इंक्लूडिंग लैंड विच इज परचेज्ड 110 लाख में परचेज की थी 2009 में। कॉस्ट कितनी है 110 लाख। क्या लैंड पर डेप्रिसिएशन लगता है? नो सर। तो हमेशा कितनी रहेगी 110 लाख, लेकिन रीवैल्यू कर दी 140 लाख पर। रीवैल्यूएशन को क्या करना है? इग्नोर। अदर फिक्स असेट्स आर रिफ्लेक्टेड एट 460 600 lakh value less value of land which represent WDV of those assets as per books. The written down value कितनी है 430। यूनिट आर was set up by Star Enterprises in 2007। 2007 में उन्होंने इसको क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था। तो 2007 से 2024 आ गया। क्या 36 मंथ से ऊपर है पूरी यूनिट? है तो क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के होते हुए भी, या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, वट एवर इट में भी, जो भी निकल कर आएगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। शुरू हो जाओ। सेल कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे सर? नेटवर्थ निकालेंगे टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जल्दी से फटाफट शुरू हो जाओ। सेल कंसिडरेशन कितनी है? जितनी क्वेश्चन में दे रखी है। फटाफट देखो 930 माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे सर? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितनी है सर? फिक्स एसेट्स यूनिट आर की है 600 की, 600 की, जिसमें से 110 लाख की लैंड है, 110 लाख की लैंड है। हाँ जी सर। 600 की, उसमें से रिफ्लेक्ट 600 में से। अब एक बात बताओ मुझे, ये कहना क्या चाहता है सर? ये कहना चाहता है, देखो ध्यान से पढ़ो। अदर फिक्स असेट्स आर रिफ्लेक्टेड एट 460। 460 कैसे? 600 की एसेट है, उसमें से 140 माइनस करो, क्योंकि रीवैल्यूड होके आई है इसमें। तो 110 लाख की जो लैंड है इसमें रीवैल्यूड फिगर पर है, तो 600 माइनस 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 140 करोगे आप 460 आएगा। लेकिन 460 की एक्चुअल डब्ल्यूडीवी कितना है? 430। तो आप डब्ल्यूडीवी क्या लेंगे? 430। आओ फटाफट करते हैं इसको एक बार, मिलजुल कर काम करें हम। क्वेश्चन नंबर 14। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर यूनिट आर। सेल कंसिडरेशन कितना होगा मेरा? 930
हाँ सर 930 माइनस नेटवर्थ वर्किंग नोट नंबर 1 वर्किंग नोट नंबर 1 टोटल एसेट्स कितनी है जल्दी देखो एक बार फटाफट। टोटल एसेट्स कितनी है सर? सर 110 की लैंड, 430 की अदर एसेट्स। 110 प्लस 430 प्लस कुछ और भी एसेट दी गई हैं सर। यूनिट आर की अदर एसेट्स है 440 की, 440। जल्दी लिखो कितना हुआ? 430 प्लस 110 प्लस 440, ये हो गया सर 980, 980। लाइबिलिटीज कितनी है? सर लाइबिलिटीज है मेरी टोटल एसेट, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दूं सर, सीधा जब वो तो नेटवर्थ निकल जाएगी। लाइबिलिटी कितनी है सर? लाइबिलिटी यूनिट आर की है 140। लाइबिलिटी कितनी है सर? 140 ओनली। कैपिटल और उससे रिजर्व सरप्लस से मुझे कोई मतलब नहीं है, नो सर। तो 140 माइनस करवाएंगे, लाइबिलिटी है 140, तो नेटवर्थ आ गई मेरी, मेरी नेटवर्थ निकल के आई 840। यहाँ पे 840 लाख करवा दो माइनस, इसमें से आंसर आ जाएगा 90 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इतना सा आंसर था बस। स्लम सेल का क्वेश्चन आ गया, पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, क्या होगा। क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे? नो सर, कोई इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट इसको नहीं मिलना चाहिए, नथिंग, नो सर। चलिए जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? फटाफट एक बार 2 मिनट लगा के एक बार इसको रिवाइज करो, 2 मिनट लगा के, 2 मिनट लगा के। अब एग्जामिशन करवाऊंगा मैं आपकी, मैंने आपको बताया था छोटी छोटी है एग्जामिशन, 10-15 मिनट और बस, आज की क्लास खत्म। फिर छोटी छोटी एग्जामिशन है, छोटी छोटी। दो तीन एग्जामिशन करवानी है, उसके बाद आज का समापन, आज के लिए बस हो गया जी। स्लम सेल कंप्लीट। आइए फटाफट एक बार एग्जामिशन की शुरुआत करते हैं। आज आपकी कितनी सुंदर एग्जामिशन है, देखो बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी एग्जामिशन है जी। एग्जामिशंस फ्रॉम कैपिटल गेन,
चलिए, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, दैट मीन्स ये एग्जेम्पशन कब मिलेंगे आपको, जब आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे, उसमें से ये एग्जेम्पशन दी जाएंगे। आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट टैक्स। पहले आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे, फिर उसमें से ये एग्जेम्पशन देंगे, उसके बाद जो भी फिगर बचेगी आपकी उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आइए, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, बट देखना है कि आपको एग्जेम्पशन क्या उससे मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही। देखिए, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, आपने वो बेच दी। अब आपके पास रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी तो कैपिटल गेन तो निकलेगा, हाँ आपने निकला, आपने मारी चीखें जैसे कैपिटल गेन निकला, क्यों, अरे ये तो मेरा पुश्तैनी मकान था, मैंने घर ही तो बेचा है, मुझसे टैक्स क्यों लिया जा रहा है, अब बुढ़ापे में मैं कहां से टैक्स दूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घर बेचा है, घर के बदले अगर घर ले लोगे हम तुम्हें छूट दे देंगे, एग्जीबिशन। क्या बोला, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस किसको छूट मिलेगी, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी। आपने क्या ट्रांसफर किया है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल, अगर इससे इनकम हो रही है तो उसकी इनकम कहां चार्जेबल होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में नहीं। अगर वो कैपिटल गेन जो भी निकला वो 2 करोड़ से ज्यादा निकला, तो उस केस में आप 1 रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में खरीद सकते हैं। अगर वो 2 करोड़ से कम है वो कैपिटल गेन, तो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, 2। आप डिपेंड करता है कि आपके पास जो कैपिटल गेन निकला है, जो वैल्यू है, जो कैपिटल गेन है, वो 2 करोड़ या उससे ज्यादा है कि उससे कम है। अगर उससे ज्यादा है तो आप सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और उसके इक्वल 2 करोड़ के इक्वल या कम है तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में खरीद सकते हैं, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी 54 में। मस्ट बी if in any assessment year SSC has exercised this option to purchase or construct 2 residential house in India, he shall not be subsequently entitled to exercise option। वो कह रहा है आपने एक बार ये एग्जेम्पशन ले ली 54 की, ताउमर दोबारा नहीं मिलेगी, ना उस साल में मिलेगी ना अगले सालों में मिलेगी, वंस इन ए लाइफ टाइम। ये एग्जांपल दिया है, आप एक बार खुद से इसको रीड करेंगे समझने के लिए। टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू हाउस, जो आप न्यू हाउस ले रहे हैं, न्यू हाउस ले रहे हैं, वो आप कब तक लेंगे, अगर आप खरीद रहे हैं तो 1 साल, अगर मैं आज ट्रांसफर कर रहा हूं, बात समझना, अगर मैं आज ट्रांसफर कर रहा हूं तो 1 साल पहले अरे क्या हो गया, और 2 साल बाद, और 3 ईयर बिफोर, 1 साल पहले 2 साल बाद, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्ट कराएंगे तो 3 साल। यहां पर आपने ट्रांसफर किया है, सर ट्रांसफर से पहले भी खरीद सकते हैं, हाँ। कई बार क्या होता है यार, देखो आज आपके पास घर है, आपने वो ट्रांसफर कर दिया, अब आप रहोगे कहाँ पे, तो कई बार इंसान ये करते हैं पहले खरीद लेते हैं, फिर उस घर को बेचते हैं, जिस घर जो उनके पास था। तो ये बोला कि ठीक है आप पहले भी खरीद सकते हो, पहले से खरीदा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आपने बाद में बेचा आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन 1 साल पहले ही खरीदा हो, ये ना हो आज से 5 साल पहले खरीदा था आप उसकी एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, नहीं। और 2 साल बाद तक आप खरीद सकते हैं, और बनवा रहे हैं तो 1 साल ज्यादा दे देते हैं, 3 साल आपको अलाउड करते हैं। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल कंसीडरेशन नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, whichever इज लोअर की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अमेंडमेंट बजट 2023 में ये है कि आप 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 विल बी 10 करोड़, आप मैक्स टू मैक्स एग्जीबिशन 10 करोड़ कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो आपको दे दे कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस 15 करोड़,
मत लेना, 10 करोड़ पर जाकर लिमिट लगा देना। बजट 2023 में ये चेंजेस आ चुके हैं आपके अटेम्प्ट के लिए, फाइनेंस एक्ट 2023 में। ठीक है, ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंसेज, अगर आपने जो नई एसेट खरीदी है वो भी ट्रांसफर कर दी तो एग्जेम्पशन ग्रांटेड विल बी टेकन बैक, आपको जो एग्जेम्पशन दी गई थी वो आपसे वापस ले ली जाएगी। कैसे ली जाएगी? ऐसे ली जाएगी। मान लो कैपिटल गेन हुआ है 7 लाख रुपए का, कैपिटल गेन है, सेल वैल्यू नहीं है, कैपिटल गेन है। आपने नया घर खरीदा 9 लाख रुपए का, तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? दोनों में से कम, 7 लाख। ठीक है, आपको कैपिटल गेन हुआ है 7 लाख का, नया घर खरीदा 5 लाख, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 5 लाख, दोनों में से कम। आपने नया घर 2 साल बाद बेच दिया 12 लाख में, सेल वैल्यू कितनी? 12 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये घर खरीदा था आपने 9 लाख में, ये वाला एग्जांपल ले रखा है इसने। एग्जेम्पशन कितनी अलाउड की थी? 7 लाख, तो 2 लाख हटा के बाकी का आपको दे दिया टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि आपने 2 साल के अंदर अंदर ये एसेट बेच दी थी, 2 साल के अंदर अंदर आपने ये बेच दी थी। कुछ समझ आया? समझाऊंगा, मैं दोबारा समझाऊंगा इसको, चिंता मत करो, अभी समझाऊंगा। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज रेलिवेंट, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की थी डजंट रेलिवेंट। मतलब आज से 8 साल पहले तक कंस्ट्रक्शन चलती आ रही है, चलती आ रही, चलती आ रही है। अगर आपने घर बेच दिया, उसके 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, पॉइंट वैलिड है। अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम इज ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्शन, मिल जाएगा, अलाउड हो जाएगा। होल्डिंग ऑफ लीगल टाइटल नॉट नेसेसरी, पोजीशन ट्रांसफर, पोजीशन होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ हाउस प्लस कॉस्ट इनकर्ड टू मेक हैबिटेबल। ए पर्सन में सेल 2 हाउस एंड परचेज 1 हाउस, 2 घर बेचकर आप एक घर भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है कि एक ही घर बेचा तो ही मिलेगी, 2 घर बेचकर एक घर भी ले सकते हैं। ठीक है, दोबारा से रीड करेंगे, दोबारा से 54 लास्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं करवा रहा, ये लास्ट है, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि अब दिमाग में जाना आपके हो गया बंद। एग्जेम्पशन 54 क्या कहती है? ये कहती है कि भैया बात ऐसी है, कल इसको मैं दोबारा करवाऊंगा, शुरुआत में ही दोबारा इसी से शुरुआत करेंगे। एग्जेम्पशन 54 ये कहती है, अगर आपने कोई घर बेच दिया तो आप हमें टैक्स दो। अब आप चिल्लाए कि यार मैं कैसे टैक्स दे सकता हूँ, घर ही तो बेचा है। वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप नया घर ले लो, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जो नया घर लोगे वो जिस भी दिन आपने ट्रांसफर किया उसके 2 साल के अंदर अंदर ले लेना, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने सोच रखी थी पहले, अरे 1 साल पहले ही खरीद रखा था, तो वो भी अलाउड हो जाएगा। ठीक, कंस्ट्रक्ट किया तो 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? जितना भी कैपिटल गेन आपका निकला या फिर आपने इन्वेस्ट किया, दोनों में से कम अमाउंट की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर बाई चांस आपने नया घर भी बेच दिया, एग्जेम्पशन आपसे वापस ले ली जाएगी। पढ़ो, 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन है, 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन है, 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया आप लो। अगर 2 करोड़ या उससे कम है तो 2 घर लो। ठीक है, घर के बदले घर, 54 में याद रखना, घर के बदले घर। कल इसको और डिटेल में करवाऊंगा, इसके कुछ बेहतरीन पॉइंट्स हैं वो भी करवाऊंगा। टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट्स बता दिया, क्वांटम बता दिया। मैक्सिमम कितनी आप 54 में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो? 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा की आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्जेम्पशन वापस लेने का तरीका विद एग्जांपल समझा रखा है। आपने कोई एसेट की कैपिटल गेन था 7 लाख, कोई एसेट एक्वायर की 9 लाख में, एग्जेम्पशन कितनी मिल जाएगी? दोनों में से कम, 7 लाख की आपने एग्जेम्पशन ले ली। आपने 2 साल के अंदर अंदर वो घर बेच दिया, शॉर्ट टर्म हो गया, 2 साल के अंदर अंदर बेचा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 24 महीने के अंदर अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी याद है? हाँ से विद इन 2 ईयर्स। नेट कंसिडरेशन कितना है सर? 12 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये मकान आपने कितने का खरीदा था? 9 लाख का, 9 लाख लिख लिया। एग्जेम्पशन कितनी ली थी? 7 लाख। 7 लाख, 9 लाख में से 7 लाख की एग्जेम्पशन वापस करवा दो, 2 लाख माइनस करके, जो भी 10 लाख को इसको टैक्सेबल कर दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलिए जी,
इसको कल दोबारा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, हार्ड वर्क जरूर हो। थैंक यू सो मच।